फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ा है, लेकिन स्टेशनरी पढ़ा है, स्टैटिक पढ़ा है, जहाँ पर एक चार्ज बिल्कुल स्टेबल होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है। अगर पॉजिटिव है तो बाहर निकलेगी, नेगेटिव है तो अंदर जाएगी। उसके अलावा वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसके अंदर अगर आप लोग कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से एनर्जी क्रिएट हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ एक कैपेसिटर के अंदर ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, ये चार्ज मतलब उसके अंदर भी कैसे वो स्टेशनरी रहते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो मूव करेगा। देखिए, इससे पहले जो चार्ज था उसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक थी, लेकिन जो नेट फोर्स था उसके ऊपर वो जीरो था। भाई, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है, इसके ऊपर आप लोग यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं, और तीसरा यहाँ से और चौथा यहाँ से, आप देख सकते हैं कि सभी फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी है उसके ऊपर नेट फोर्स जो होगा वो जीरो ही होने वाला है, मतलब वो एक जगह पर स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, वैसे ही चार्ज था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस चैप्टर के अंदर जो चार्ज जो होगा उसके ऊपर जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी। उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कुछ ना कुछ होगा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो मूवमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक मटेरियल है जो कि एक गुड कंडक्टर है, मतलब इसके अंदर आप इजीली चार्ज दे सकते हो और चार्ज बह सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि किसी सोर्स की मदद से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता हूँ, मैंने कर दी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करने के बाद मैं इसके अंदर एक चार्ज रख देता हूँ, पर्टिकुलर चार्ज रख दिया मैंने Q। तो अब देखिए, जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन मान लेते हैं ये है, उसके अलावा इस चार्ज के ऊपर किसी तरीके की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही है, मतलब यही एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इसी के अंदर ये है, तो इसी की डायरेक्शन को ये फॉलो करेगा ना, है ना। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करेगी, जो कि इसका नेट फोर्स होगा। ठीक है, और हमें पता है कि फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएगा। तो चार्ज जब मूव करता है तो और भी कई नई कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करता है, और उससे ही हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की मूवमेंट पढ़नी है। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक चार्ज, अब हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्ज। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए, करंट वर्ड से ही पता चलता है कि कोई चीज कंटिन्यू है, कोई चीज चल रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अगर किसी चीज के अंदर चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वहां पर वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, ये डेफिनेशन पूरी नहीं है, क्योंकि जहां पर बात आती है फ्लो की, मोशन की, चलने की, ठीक है, तो वहां पे एक फैक्टर हमेशा जुड़ता है और वो है टाइम। बगैर टाइम के आप लोग किसी भी तरीके के मोशन को डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये आप लोग काइनेमेटिक्स के अंदर और मैकेनिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहां पर टाइम का यूज कैसे होगा। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है या फिर कोई है, जैसे बॉडी है, जैसे कि हम लोगों ने माना था, हमने कहा था कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो टाइम के साथ साथ कितने चार्ज मोशन कर रहे हैं, मतलब अभी तो हम लोगों ने क्या एग्जांपल के लिए एक चार्ज ले लिया है। मान लीजिए कि बहुत सारे चार्ज हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, तो वो टाइम के साथ साथ मोशन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इस बॉडी का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये एरिया हम लोगों ने इस तरीके से मान लिया है, तो अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग काउंट करें कि 1 सेकंड के अंदर या फिर 2 सेकंड के अंदर, कोई भी टाइम पीरियड मान लिया हम लोगों ने, उसमें से यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने चार्ज मूव करके गए। तो इससे क्या हुआ, हमें एक कैलकुलेशन मिल गया कि हाँ, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर से इतने चार्ज निकलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसमें 1 सेकंड के अंदर एक चार्ज निकल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पर चार्ज पर सेकंड का है, मतलब एक चार्ज के लिए 1 सेकंड का है। वहीं एक बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया मान के चलते हैं और हम लोग कहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर से 5 चार्ज निकल गए, तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 5 चार्ज यानी कि 5 चार्ज पर सेकंड का है। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ये जो हमारा बड़ा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, और इस छोटे वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ है, वो कम है। दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि आपके पास 2 पाइप हैं, एक पतला वाला है, एक मोटा वाला है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक बार में इस मोटे वाले पाइप से पानी बहुत ज्यादा निकल सकता है, और इस पतले वाले पाइप में से जो भी पानी निकलेगा उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होगा। जैसे एक बार में आप इसमें से पानी निकालेंगे और दोनों पाइप के सामने खड़े हो जाएंगे, तो ज्यादा प्रेशर कौन से वाले पाइप से निकलेगा, इस बड़े वाले से ही निकलेगा ना। क्यों, क्योंकि एक बार में इसमें ज्यादा पानी निकल सकता है।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों सिचुएशंस में, दोनों क्रॉस सेक्शनल एरियाज में, इस बड़े वाले के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक टर्म है, इसको याद रखना। तो यहीं से आपको इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी मिल जाता है कि चार्ज पर सेकेंड या फिर जो भी टाइम का यूनिट लें आप लोग, तो आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू में Q अपॉन में T, यानी कि चार्ज पर सेकेंड, ठीक है। और यही होता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अब इसका यूनिट निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। जो आपका जो चार्ज है उसका होता है कूलम, और जो टाइम है वो होता है सेकेंड, यानी कि कूलम पर सेकेंड। और इसको क्या है, हम लोग SI के अंदर एम्पियर लिखते हैं, क्योंकि ये एम्पियर जो है एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये निकाला गया था क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की थी। तो करंट का जो आपका फॉर्मूला हो गया I इक्वल्स टू में Q अपॉन में T, और यूनिट होगा एम्पियर। अब याद रखिए यहाँ पर जब चार्ज जो मूव कर रहा है तो उस चार्ज के अंदर एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगी, यानी कि रेट ऑफ चेंज आएगा चार्ज के अंदर भी। हमें पता है जब मूवमेंट होती है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, एक्सेलरेशन आता है, स्पीड चेंज होती है, तो वो रेट ऑफ चेंज होगा। जहां पर हम लोग इस I इज इक्वल्स टू में Q अपॉन T को लिखते हैं DI इज इक्वल्स टू में DQ अपॉन में DT, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इसका फॉर्म हो जाता है। ये हमें आगे काम आएगा जब हम लोग रेट ऑफ चेंज देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया कि हाँ, किसी ना किसी मटेरियल या फिर कंडक्टर के अंदर चार्ज जो है वो मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव कराएगी। लेकिन चार्ज को अपने साथ लेके कौन जाएगा, मतलब चार्ज कैरियर्स कौन होंगे। साथ ही अगर चार्ज अगर चल रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या इसके रास्ते में कोई रुकावट होगी जिसको रोकेगी। मतलब ऐसे बहुत से टर्म्स है लाइक रेजिस्टेंस, तो वो हमें समझने हैं आगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये जो चैप्टर है पूरा मूविंग इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। सो आई होप आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए था आपको समझ में आया होगा, कोई क्वेरी नहीं रही होगी, और कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज कैरियर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी मटेरियल के अंदर जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करता है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिसको कि हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में T, यानी कि जो चार्ज है वो टाइम के साथ साथ मोशन करेगा और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन मटेरियल्स के अंदर वो कौन से कैरियर्स होते हैं, या वो कौन से एलिमेंट मान ले या फिर कोई पार्टिकल मान ले कि जो इस चार्ज को मूव करने में मदद करते हैं या फिर अपने आप को के साथ चार्ज को लेके जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग चार्ज कैरियर्स कहते हैं। तो वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं। देखिए अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग अलग जो पार्टिकल है वो बटे हुए हैं। देखिए अगर आप लोग बात करते हैं सबसे पहले कंडक्टर्स की, जिसमें भी अगर आप लोग बात करते हैं मेटल्स की, तो हमें पता है जो मेटल्स है वो एटम से मिलकर के बने हुए, और एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए होता ये है कि इन तीनों में सबसे हल्का, यानी कि जिसके अंदर सबसे कम मास है, वो है इलेक्ट्रॉन, और जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, हमें अच्छी तरीके से पता है। देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है किसी भी मेटल के अंदर से, जैसे मान लीजिए कि वो फिक्स जगह पर है और वो अपनी जगह से छोड़ दें और उसको हम लोग फ्री कर दें, तो अलग अलग जगह पर घूमेगा, मोशन करेगा, ठीक है। और उसके अंदर एक फिक्स चार्ज होता है जिसकी क्वांटिटी ये होती है। तो वो अपने चार्ज को जैसे जैसे करके मूवमेंट करेगा, मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होगा। तो आप लोग कह सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं खास करके उसके अंदर जो आपका चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसको और थोड़े सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो देखिए जैसे भी कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह छोड़ता है, तो जैसे वो नेगेटिव है, हमें पता है जितना नेगेटिव चार्ज जो है एक जगह से निकलेगा उस जगह पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, पूरा प्लैनेट है, वो बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर आप किसी जगह से थोड़ा सा भी नेगेटिव निकालोगे तो उस जगह पे उतना ही पॉजिटिव एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही जो चार्ज है वो बच गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, प्रोटॉन में होता है, हमें मालूम है। तो इसका मतलब दो चार्जेस अलग अलग हो गए। अब ये नेगेटिव चार्ज तो अलग अलग जगह पे घूमेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि हमें पता है कि प्रोटॉन का जो वजन है वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 2000 गुना ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो वो अपनी जगह से मूव तो नहीं कर सकता, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी नेगेटिव आयन को अपनी तरफ खींच जरूर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन इसकी जगह से निकला है वो तो घूमेगा ही नेगेटिव चार्ज लेके, साथ ही कोई नेगेटिव आयन जो होगा वो इससे अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ आ जाएगा। इसका मतलब वो भी मोशन करेगा। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से दूसरा मोशन भी चालू हो गया। एक मोशन इलेक्ट्रॉन का तो है ही, दूसरा आयन का भी चालू हो गया। तो मोशन चालू हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होगा। तो इसका मतलब मेटल्स के अंदर अगर हम एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब किसी भी मेटल के अंदर सबसे बाहरी
एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप लोग बात करें लिक्विड्स की, अब लिक्विड्स देखिए, लिक्विड के अंदर अगर आपको करंट जो है पास करवाना है, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करना है, तो आप डिस्टिल वाटर में नहीं कर सकते, मतलब एक ऐसे पानी में नहीं कर सकते जिसमें किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास बिल्कुल प्योर वाटर है, उसमें किसी तरीके का कोई सॉल्ट नहीं है, किसी तरीके का कोई मटेरियल नहीं है, तो उसके अंदर आप लोग इजीली करंट जो है वो पास नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई एक ऐसा वाटर है, कोई ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर आपने HCl या फिर NaCl H2SO4 कुछ मिला दिया है, तो वहां पर क्या है, आयंस जो है बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास NaCl है, तो हमें पता है कि जो NaCl में जो Na होता है वो प्लस होता है, प्लस आयन होता है, पॉजिटिव आयन, और जो Cl है वो नेगेटिव आयन होता है। तो ये अलग अलग जगह पे बढ़ जाएंगे दोनों सिरों के ऊपर। तो होगा ये कि इस जो भी हमारा आपके पास वाटर है, जो पहले से मान लेते हैं न्यूट्रल है, इसके जितने भी पॉजिटिव आयन होंगे वो Cl की तरफ जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव आयन होंगे वो इस Na की तरफ आएंगे। क्योंकि जैसे ही आपने NaCl डाला तो दो अलग अलग पार्ट्स में प्लस और माइनस बढ़ गए। अब ये जो न्यूट्रल वाटर है इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग किसी चार्ज बॉडी के पास कोई न्यूट्रल बॉडी लाते हैं तो उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो अलग अलग हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिक्विड के अंदर ऐसा ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लिक्विड है उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग बात करें गैस की, जैसे सॉलिड और लिक्विड तो हो गया, अगर आप लोग बात करेंगे गैस की, तो गैस में क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत दूर दूर होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर तो करंट फ्लो करना मुमकिन नहीं है, मतलब गैसेस के अंदर आप लोग करंट फ्लो नहीं कर सकते। इसके बाद भी अगर आपको करना है तो आपको कुछ स्पेशल कंडीशंस पैदा करनी पड़ेगी, कि आपको ऐसा करना होगा कि ये जो आपकी गैस है इसके अंदर आपको बहुत हाई पोटेंशियल जो है वो देना पड़ेगा। और हाई पोटेंशियल भी तब दें जब इसका प्रेशर बहुत लो हो, मतलब इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाए। ठीक है, ऐसे में अगर आपने उसको एक जगह पे कैद कर लिया और फिर आप लोग इसके अंदर जो है हाई पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं कि उनके बीच में भी करंट पैदा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए स्पेशल कंडीशंस बनती हैं। और अगर आप लोग बात करें, एक और चीज़ होती है, जैसे कंडक्टर की हम लोगों ने बात कर ली, नॉन कंडक्टर में होता नहीं है ऐसा, लेकिन सेमी कंडक्टर के अंदर जरूर होता है ऐसा, मतलब इसके अंदर करंट पास किया जा सकता है। लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब एक जगह से निकलते हैं, मतलब एक जगह से बाहर निकलते हैं, तो वो अपनी जगह पर एक खाली जगह छोड़ जाते हैं जो कि होती पॉजिटिव है, और उसको साइंस में हम लोग होल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सतह है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो खाली जगह रह गई, तो उसको होल कहा जाता है। हालांकि इस होल्स का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होता है। ठीक है, और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गया वो तो मोशन करेगा ही। तो इसके अंदर भी जो आप इजीली करंट फ्लो करवा सकते हो, और साथ ही इसकी इफिशियंसी बढ़ाई या घटाई जा सकती है सेमीकंडक्टर की, विथ स्पेशल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, ये हो जाते हैं चार्ज कैरियर्स जो हमें चार चीज़ों में देखने को मिलते हैं, जो कि हैं मेटल्स, लिक्विड, गैसेस एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आप याद रखना कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो मेनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, खासकर मेटल्स के अंदर, हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज सवाल ये है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये आते कहाँ से, मतलब हम लोग बार बार कहते हैं कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करती है, और आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स करते क्या हैं फ्री होने के बाद। ठीक है, तो आज हमें उस चीज़ को पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप आसपास के अपने घर की चीज़ें देख लीजिए या पूरा प्लैनेट ही देख लीजिए, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास बॉडी है, अगर इसके अंदर 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसके अंदर 4 नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारे मेटल्स की, खासकर जिनके अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, ठीक है, कॉपर हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाता है, फेरस हो जाता है, यानी कि आयरन जिसको कहते हैं, इनके अंदर क्या है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की है, भारी इलेक्ट्रॉन की, ये बात याद रखना। तो अब यहाँ पर इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होगा। तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन होने का कारण जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मेटल है और इसके अंदर क्या है कि कुछ पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके आसपास, इसके ऑर्बिट के अंदर, तो हमें पता है कि नॉर्मली ये चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब हम इसको एनर्जी दें,
मतलब इसके अंदर एनर्जी दी जाए तो एनर्जी की वजह से क्या होगा कि जो चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन है इनकी जो है काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है अपने ऑर्बिट को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो बात हो रही है मेटल के एक एटम की, मतलब एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो मतलब पहले क्या था, पहले सिर्फ ये चक्कर लगा रहा था। ठीक है, जब इसकी एनर्जी मतलब नॉर्मल थी इसके अंदर जितनी होती है, तब इसका नेट चार्ज भी जीरो था। लेकिन इसके अंदर एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जाने के बाद क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में से बाहर निकल गया, एक मेटल के एटम में से बाहर निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो वो नेगेटिव चार्ज लेकर के बाहर निकला होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी रह गया होगा। तो इसका मतलब इस एटम का जो नेट चार्ज है वो अब जीरो नहीं रहा, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज रह गया और वो नेगेटिव चार्ज लेकर के तो बाहर निकला ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पर एनर्जी देने की बात कर रहे हैं, तो वो एनर्जी देंगे कैसे हम लोग इसके अंदर? भाई हर मेटल को हम लोग स्पेशली एनर्जी थोड़ी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके आसपास कोई लोहे की अलमारी पड़ी है, उस लोहे की अलमारी में आपने कोई वायर लगा दिया, कोई करंट का वायर लगा दिया, तो करंट जो है वो तुरंत उसके अंदर दौड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके लिए तो कोई स्पेशल कंडीशन है नहीं ना, हम लोगों ने एनर्जी कहाँ दी? तो ये एनर्जी देता कौन है मेटल्स को? देखिए ये जो एनर्जी है वो इन्हें नेचर से मिलती है, यानी कि ये जो एनर्जी है वो नेचुरल एनर्जी होती है। अब नेचर जो है वो एनर्जी देगा कैसे? ऑब्वियस सी बात है, अपने एक दूसरे फॉर्म में जिसको हम लोग हीट कहते हैं, मतलब हीट के फॉर्म में सभी मेटल्स को एनर्जी मिलती है। अब ऐसा कैसे होता है? तो देखिए बहुत सिंपल है, हमारे नेचर के अंदर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर हम लोगों ने साइंस में क्या माना हुआ है? वो है 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा माना जाता है इस चीज़ को। इतना तापमान तो है ही नहीं कहीं आसपास, लेकिन ये माना जाता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ उस जगह का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है, जिसको केल्विन में लिखेंगे तो आएगा 295.15 केल्विन। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 0 केल्विन से 295.15 केल्विन का ये जो डिफरेंस है, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि हमें क्या है कि गर्म कब लगना शुरू होता है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, हम लोग कहते हैं बहुत गर्म है। ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंस है आप लोग या तो डिग्री सेल्सियस में देख लीजिए या फिर केल्विन में देख लीजिए, ये जो डिफरेंस है ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे छोटे पार्टिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो गई, मतलब नेचर ने पहले ही इनको बहुत हीट दे रखा है। ठीक है, और इसी हीट को जो है मेटल्स जो है अब्जॉर्व करते हैं। अब ये हीट गया तो जो मेटल का जो एलिमेंट है या फिर एटम है उसके अंदर हीट गई तो एनर्जी मिली, इसको एनर्जी मिलती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है और वो अपने एटम को क्रॉस कर जाता है, बाहर निकल जाता है। शायद आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। भाई सिंपल वर्ड्स में होता ये है कि नेचर के हिसाब से इतना हीट बहुत होता है इनके लिए, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे ही उनको ये हीट मिलता है वो एक्साइट हो जाते हैं, उनके अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाता है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो जो है अपने एटम को क्रॉस कर जाते हैं। अब ऐसा जो है तकरीबन हर एटम में होता है। भाई जैसे मान लीजिए आपके पास एक मेटल की बॉडी है, उसके अंदर कितने एटम होंगे, उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है पार कर करके अपने एटम से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बाहर निकलते हैं, आप लोग एरोस के रूप में देख सकते हो। तो वो एनर्जी की वजह से कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ, तो इस तरीके से बहुत सारे बाहर निकलते हैं। और कैलकुलेशन के हिसाब से 1 मीटर का जो मेटल होता है ना, जैसे मान लेते हैं आपके पास मेटल है, उसमें 1 मीटर अगर आप लोग नाप के रखें तो इस 1 मीटर के अंदर 10⁻29 मीटर क्यूब जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर के मेटल के अंदर इतने सारे, मतलब एक के बाद आप 29 जीरो लगा दीजिए, इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो छूटते हैं। गर्मी उनको मिलती है, हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वो अपने एटम से बाहर निकलते हैं। तो इतने मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए ये जो एक साथ बाहर निकलते हैं, और वो कुछ इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब इस वेक्टर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, इधर इधर। ठीक है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलते हैं तो वो फ्री कहलाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर अंदर करते क्या है, मतलब बाहर निकलने के बाद इनका क्या होता है? तो देखिए कि ये जो इन्हें हीट मिलती है,
ये हीट इनके लिए इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी वजह से इनकी जो वेलोसिटी है बहुत तेज हो जाती है, ठीक है, बहुत हाई हो जाती है, इनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। इस चीज़ को हम लोग थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इन्हें किसकी वजह से मिली है, हीट की वजह से मिली है, तो इस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी भी कहा जाता है। तो इसके अंदर होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी स्पीड बढ़ गई, तो ये एक एटम से निकलते हैं, दूसरे एटम की तरफ जाते हैं। अब दूसरे एटम में पॉजिटिव चार्ज है, तो उस चार्ज से बम्प होकर के, मतलब उससे स्ट्राइक होके, टकरा के फिर वापस आ जाते हैं। मतलब एक यहाँ से गया, फिर वहां पे वापस घूम के यहाँ आ गया, दूसरा फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से घूम के वापस आ गया। तो इस तरीके से ये जो है स्ट्राइक करते रहते हैं, मतलब एक ही मेटल के अंदर बार बार, कभी दूसरे से कभी तीसरे से। अब बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है, तो स्ट्राइक करते ही रहते हैं। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि हम लोगों ने कहा था कि जब भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर मोशन करते हैं तो करंट जो है वो बनता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अंदर ही अंदर जो है थर्मल वेलोसिटी के साथ इधर उधर जाते हैं, मोशन करते हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं? भाई जैसे आपके सामने कोई लोहे की अलमारी पड़ी है, अब ऑब्वियस सी बात है कि नेचर के हिसाब से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से थर्मल वेलोसिटी कर रहे होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे। तो इस समय इनके अंदर हमें करंट क्यों नहीं महसूस हो रहा है? क्या कारण है उसका? तो देखिए बहुत लॉजिकल कारण है इसका। अब वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। मान लेते हैं कि 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर गए, तो इन्होंने करंट बनाया होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 10 लाख जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में भी आए, स्ट्राइक होकर के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, या फिर 1 लाख इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गए तो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में 1 लाख और आ जाए। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? भाई एक डायरेक्शन ये है, वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर इस तरफ है, दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि नहीं? तो इसके अंदर भी यही होता है। जब किसी मेटल के अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से उधर जाते हैं, मोशन करते हैं, तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट भी मोशन करते हैं, तभी हमें एट दैट मोमेंट हमें किसी तरीके का कोई करंट महसूस नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्मल वेलोसिटी है ये एक तरीके से यूजलेस ही हो गई। भाई मैं पूरी तरीके से यूजलेस नहीं कहूंगा इस चीज़ को, लेकिन एक नॉर्मल मेटल के अंदर हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ मेटल दिख रहा है। अब मेटल के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन अब आपको पता चल गया है। अब आप किसी भी मेटल को देखोगे तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर जो नेचर है उसकी हीट की वजह से इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गए हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे डेवलप होता है, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं, और उसके अंदर उस समय इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बन रही है उसका जवाब भी आप उसको दे सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट आपके सामने सवाल उठता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने ये मेटल है, ये बॉडी है, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मान लो कि ये एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किनारे पे आ जाए। अब किनारे पे आ गया तो वो बाहर भी निकल सकता है। मान लो कि यहाँ पे कोई एटम नहीं है, एक तरीके से उस टकराने के लिए कोई एटम से मिला नहीं, तो वो बाहर निकल सकता है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता क्यों नहीं है? तो अब देखिए इसका भी एक बहुत लॉजिकल और ये समझ लियो इंटरेस्टिंग कारण है कि मान लीजिए कि कोई एटम से नहीं मिला और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब इस पूरी बॉडी को छोड़ के अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, नेगेटिव चार्ज बाहर आया, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बचेगा पूरी बॉडी के अंदर कि नहीं बचेगा? जरा सोच के देखिए। मैंने कहा कि इस पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर मैं इसमें से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल देता हूं तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में क्या बनेगा? कूलम फोर्स बनेगा कि नहीं? ठीक है, हम लोग जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, तो वो उसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो उसको तुरंत अपनी तरफ वापस खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, और फिर वो जैसे अंदर आया तो फिर वो दूसरी तरफ स्ट्राइक हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से किसी भी मेटल में से या फिर किसी भी कंडक्टर में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, वो एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, और साथ ही साथ किसी भी मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, ये देखिए एक नेचुरल मैनेजमेंट कह सकते हो इस चीज को आप लोग, ये जो कंडक्टर्स है। अब रही बात इंसुलेटर्स की, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते, ठीक है, एनर्जी कैच होती नहीं है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल नहीं पाते। अब चूंकि यहाँ पे चार्ज से कम है इलेक्ट्रॉन, तो आराम से छूट जाते हैं, वहां नहीं छूट पाते। हम जानते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, लेकिन वो क्या एक जगह पे स्टैटिक रहता है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मोशन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा।
अब देखिए हमें करना क्या है कि ऐसे किसी मेटल को या ऐसे किसी कंडक्टर को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है, हमें पता है। तो जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तब इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, उस समय कौन सा फिनोमिना क्रिएट होगा, उसे हमें आगे चल के पढ़ना है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक रिलेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और हमने ये भी जाना था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मोशन करते हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बीच का रिलेशन क्या है। तो देखिए, उसके लिए हमें सबसे पहले अपना एक फॉर्मूला रिवाइव करना पड़ेगा। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है I इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में T, यानी कि कितने मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन या फिर कुछ चार्ज जो है, जो कि चार्ज कैरियर है, वो निकले, उसकी वजह से जो आपका करंट है वो प्रोड्यूस हो गया। ये बात हमें पता है। तो इसका यूज करते हुए हम लोग करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे एक कंडक्टर। एक कंडक्टर का टुकड़ा, एक्चुअली पूरा कंडक्टर भी नहीं है, कंडक्टर का टुकड़ा है जो कि कुछ इस तरीके से इतना सा है, आप लोग देख सकते हैं। ये कंडक्टर का एक सिरा है, यानी कि एक छोर है, एक एंड है, और दूसरी तरफ से हम लोगों ने कंडक्टर को काट दिया है, मतलब ये बीच में से हम लोगों ने इस चीज को रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है तो इसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है माइनस आ जाएगा और यहाँ पे जो है प्लस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज हम लोगों ने मान लिया है, यहाँ पे माइनस चार्ज हम लोगों ने मान लिया है। ये जो कंडक्टर हम लोगों ने माना है, इसकी जो लेंथ है वो हम लोगों ने L मान ली है। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो हम लोगों ने कैपिटल A मान लिया है। अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे ही इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है कि वो नेगेटिव हैं, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देंगे, तो वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर मोशन करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब जिस वेलोसिटी से वो मोशन कर रहे हैं उसको हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा है, तो हम लोग इसको VD का नाम देंगे। तो यहाँ पे सारी चीज आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो VD है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है, इसकी लेंथ L है और इसका एरिया A है। साथ ही इसके अंदर जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो इसके प्रभाव में आए हैं, इम्पैक्ट में आए हैं, इफेक्ट में आए हैं, उनको N मान लिया है, क्योंकि हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं मालूम है, हम लोगों ने N मान ली है। तो जो N होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखिए, इस कंडक्टर का कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूं कि जो L है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, A जो है वो एरिया ऑफ द कंडक्टर है, E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि उस कंडक्टर का पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमें करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। हमें करना ये है कि जैसे ही हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको N माना है, वो इस जगह से, मतलब इस एंड से निकलते हैं और इस एंड तक जाते हैं। ठीक है, अब वो यहां से यहां तक मोशन करके गए हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि I है, हमें पता है। तो हमें करना यह है कि पहले तो हमें उस टोटल चार्ज की वैल्यू पता करनी है, यानी कि Q की वैल्यू पता करनी है। उसके बाद हमें कितने टाइम में ये एक एंड से दूसरे एंड तक गए, वो टाइम हमें पता करना है। समझ रहे हैं आप लोग? इस फॉर्मूला के हिसाब से, अगर आप लोग गौर से समझ पा रहे हो तो इस फॉर्मूला में हम लोग देख रहे हैं कि I इक्वल्स टू में Q अपॉन में T है। तो पहले Q यानी कि टोटल चार्ज पता कर लो, उसके बाद टोटल टाइम पता कर लो, दोनों को पुट कर दो, आपके पास करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ गए? तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर कितने हैं। वो होंगे N मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। होगा कि नहीं? क्योंकि हमें पता है कि टोटल जो अमाउंट है इलेक्ट्रॉन्स का उसको हम लोगों ने N मान लिया है, वॉल्यूम उसका होगा कुछ ना कुछ। तो N मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय L। ए क्या है? एरिया, एरिया मल्टीप्लाई बाय L यानी कि लेंथ, तो वो वॉल्यूम हो गया पूरा। तो NaL ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से हमें टोटल चार्ज पता करना है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? माइनस का E होता है, ये बात हमें मालूम है। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर उसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि Q इज इक्वल्स टू में माइनस का N, E को इधर ले आते हैं, NE
Al। ठीक है, तो ये हो जाता है टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो n होंगे, मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम किया, वॉल्यूम क्या होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि माइनस ई किया, तो Q इज इक्वल्स टू में माइनस का NaLe या फिर NeAl जो भी कह सकते हैं आप लोग इसको। तो Q तो निकल आया। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें टाइम चाहिए। अब जरा देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और इस एंड तक गए, ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि कितने टाइम के अंदर ये यहां से यहां गया। तो टाइम इज इक्वल्स टू में क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू में होता है डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना तय किया, L, ठीक है, T इज इक्वल्स टू में L अपॉन में वेलोसिटी क्या थी इसकी, भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी तो Vd लिख सकते हैं। तो T इज इक्वल्स टू में L अपॉन में Vd। तो ये निकल आता है टोटल टाइम जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहां से यहां तक जाने में लिया। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे कि Q और T की वैल्यू इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो I इज इक्वल्स टू में Q की वैल्यू क्या निकली है, माइनस का NeAl अपॉन में T की वैल्यू क्या निकली है, L अपॉन में Vd। अभी जो Vd है उसको हम लोग ऊपर ले आते हैं, तो हम लोग लिखेंगे I इज इक्वल्स टू में माइनस का NeAl Vd अपॉन में L। L से L जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू निकलेगी I इज इक्वल्स टू में माइनस का NeAVd। ये है वो फेमस रिलेशन करंट के बीच का और आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। इसका आप लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू में NeAVd। यहाँ पर जो माइनस का निशान है वो क्या दिखा रहा है, माइनस का निशान हमें ये दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आपके पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो करंट बहेगा वो आपका इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो यही है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है। तो ये माइनस जो है वो आपको करंट की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, या यूं कह लीजिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द करंट, ठीक है, डायरेक्शन के अंदर। तो आप लोग लिखते हैं I इज इक्वल्स टू में NeAVd। अब इस रिलेशन से और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझ में आती है, वो ये कि अगर आप n को चेंज कर दें यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करने का मतलब हुआ कि आपने मेटल चेंज कर दिया या फिर कंडक्टर चेंज कर दिया। अब अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग करंट बहता है, हमें पता है। जितना अच्छा करंट आप लोग कॉपर में दे सकते हैं शायद उतना अच्छा किसी और मेटल में ना जाए, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। साथ ही अगर आप लोग एरिया बढ़ा देंगे और करंट को जो है आप कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी। जरा गौर से समझिए कि मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉडी है या फिर एक कंडक्टर है, उसमें आप लोग करंट दे रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है। अब आप करंट उतना ही रखिए और इस एरिया को बढ़ा दीजिए। अब एरिया बढ़ गया तो आपका ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए तो उनकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि करंट तो उतना ही है ना, आपको करंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस करंट I और इस Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में अगर कोई रिलेशन निकालना चाहते हैं तो आपको एरिया को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और कंडक्टर को भी वही रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी कि किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बाकी सबका कांस्टेंट होना जरूरी है, वरना चीजें जो है वो चेंज होती रहेंगी। अगर n चेंज हो गया तो यानी कि मेटल चेंज हो गया, एरिया बढ़ गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोग करंट बढ़ा रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है और तेजी से इधर पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। तो ये है रिलेशन, बहुत फेमस रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। आई होप आपको समझ में आया हो। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था कि किसी भी नॉर्मल मेटल या फिर नॉर्मल कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थर्मल वेलोसिटी के साथ इधर उधर जाते रहते हैं। हमें पता है कि कोई भी मेटल है उसके अंदर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन छूटेगा, इस तरफ मान लीजिए निकल गया, फिर वो बम्प होकर के दूसरी तरफ जाएगा, फिर तीसरी तरफ, फिर चौथी तरफ। इसी तरीके से बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि थर्मल वेलोसिटी करते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग किसी भी मेटल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तब इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है हमें ये देखना है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, एक मेटल है या फिर एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्मल वेलोसिटी कर रहे हैं, और जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है।
इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब देखिए, मान लेते हैं कि इस बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। अब वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, चूंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है नेचर से, क्योंकि उसका जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उसकी एक प्रवृत्ति होगी कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा है, उससे वो अट्रैक्ट होगा, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा और अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं कि कुछ इस तरीके से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जहां इस तरफ रहा था अब ये इस तरफ चला गया, तो इसके बीच में इतना डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस किस वजह से आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स की वजह से आया। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है वो F इज इक्वल्स टू में QE लगता है। हमें पता है कि भाई एक चार्ज है Q है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ लगाती है। अब चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो इस तरफ मुड़ जाएगा ये। और इस छोटे से फिनोमिना को, इस छोटे से चेंज को हम लोग फिजिक्स में ड्रिफ्ट कहते हैं। मतलब इसके अंदर ड्रिफ्ट आ गया, थोड़ा सा ये इस तरफ चला गया। इसी तरीके से इस बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मानते हैं कि हम लोग ये यहाँ जा रहा है, 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 ठीक है। तो होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरफ चला जाएगा, मतलब इसका जो ड्रिफ्ट है कुछ इस तरफ हो जाएगा। इस वाले का ड्रिफ्ट है वो कुछ इस तरफ हो जाएगा, और इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट है वो कुछ इस तरफ हो जाएगा, और इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट है वो कुछ इस तरफ होगा। अब चूंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, वो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ ही, ये बात आप याद रखना। अब देखिए, ये जो ड्रिफ्ट है ये जिस भी वेलोसिटी से होगा, मतलब जितनी भी पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसके अंदर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, उस हिसाब से ये जितनी भी स्पीड से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चला जाए, मतलब सीधे जाते हुए टेढ़ा हो जाए, ठीक है, तो उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यूं तो अपनी थर्मल वेलोसिटी से सीधा जा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसने हल्की सी अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ली, उसके अंदर ड्रिफ्ट आ गया, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, ये बात ध्यान देने वाली है। अब इसके अंदर दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि हमें ये देखना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये जो ड्रिफ्ट आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। भाई थर्मल वेलोसिटी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो थर्मल वेलोसिटी से सीधा जा रहा है तो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन भी होगा जो कि थर्मल वेलोसिटी से बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों का जो इम्पैक्ट है, इनका जो इफेक्ट है, वो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ले रहा है वो इस लेफ्ट डायरेक्शन में ले रहा है, ठीक है। ये दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी लेफ्ट डायरेक्शन में ले रहा है, यानी कि इसी तरफ ले रहा है। तीसरा वाला भी इसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, चौथा वाला भी इसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, और इसी तरीके से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सबकी डायरेक्शन एक है। तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं करेंगे, और जब ये सब एक दूसरे की डायरेक्शन के अंदर हैं तो ये वेलोसिटी कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो ये तुरंत करंट प्रोड्यूस करेंगे। पहले क्या हो रहा था थर्मल वेलोसिटी के अंदर कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट भी जा रही थी, उसकी वजह से इफेक्ट कैंसिल हो रहा था। लेकिन ये सारे अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पर आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में, मान लेते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 है, दूसरे की v2 है, तीसरे की v3 है, इस तरीके से vn तक जा रही है, डिवाइडेड बाय n इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर या फिर मेटल के अंदर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, मतलब ये करंट से कैसे रिलेटेड है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालना है, तो उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर। अब यहाँ हमें समझ में आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, ड्रिफ्ट क्या होता है, और करंट कैसे आकर प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरीके से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंडीशंस के ऊपर, कुछ ऐसी सिचुएशंस के ऊपर जिससे कि करंट फ्लो होता है। यानी कि हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो करता है।
लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि जैसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे कि बल्ब हो गया, फैन हो गया या फिर कुछ और, अगर हम चाहते हैं कि वो ऑन हो, उसके अंदर करंट का फ्लो हो, तो हमें कुछ कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं, कुछ सिचुएशन सेट करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही करंट उसके अंदर से फ्लो होता है और वो अप्लायंस ऑन हो सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो पहली कंडीशन होगी वो होगी पाथ की, यानी कि क्लोज्ड पाथ की। देखिए अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हम लोग जोड़ते हैं और हम चाहते हैं उसके अंदर से करंट जो है वो फ्लो हो, तो उसको हमें एक पाथ के अंदर सेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो करंट है वो एक पूरा पाथ ट्रेवल करके आए, उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ऑन करे, फिर निकल जाए, फिर दोबारा आए। तो यानी कि उस कंडीशन के लिए हमें एक पाथ की ज़रूरत पड़ेगी उस सिचुएशन के लिए, ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जो चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि ऑन करेंगे, मतलब करंट जो है फ्लो करवाएंगे और अप्लायंस को ऑन करेंगे, उनके लिए एक फोर्स होना ज़रूरी है, उनके आगे बढ़ने के लिए एक फोर्स होना ज़रूरी है, जिसको हम लोग ड्राइविंग फोर्स भी कह सकते हैं, यानी कि उनको ड्राइव करके वो आगे ले जाए, ठीक है। तो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स का होना ज़रूरी है, इसको आप लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जो आपका क्लोज्ड पाथ होता है उसके अंदर दो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि पहला तो होता है कंडक्टर, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर के अंदर ही जो करंट है वो फ्लो करेगा, जैसे कि वायर हो गया या कोई और कंडक्टर हो गया। दूसरा कुछ एलिमेंट जैसे कि की, यानी कि स्विच जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर कोई मान लीजिए कॉइल भी लगाते हैं हम लोग, कुछ रेजिस्टेंस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपका ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसको मैंने बात करी, जिसको ड्राइविंग फोर्स मैंने कहा, वो जो है किसी स्पेशल टेक्निक से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सेल हो गया, बैटरी हो गई, या कोई जनरेटर हो गया जिसको डायनामो भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प ली जाती है। तो हम लोग इन दोनों कंडीशंस को सेट करके देखते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन जो है वो है क्लोज्ड पाथ। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बल्ब है जिसको हम लोग ग्लो करना चाहते हैं। तो बल्ब है हमारे पास, तो हम लोग इसके अंदर एक कॉइल फिट कर देंगे। तो हमें पता है वायर, कॉइल, ये सब एक कंडक्टर का काम करेगा, ठीक है। इस बल्ब से हम लोग एक स्विच या फिर की को जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर हम आगे चलेंगे और क्या है, इसको पूरा पूरा इस तरीके से जोड़ देंगे। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर करंट फ्लो हो। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ नोट करके देखिए कि ये जो सर्किट हम लोगों ने बनाया है, ये पाथ जो हम लोगों ने बनाया है, ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है, यानी कि कहीं से भी ये टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब खुला हुआ नहीं है, कहीं से भी ओपन नहीं है ये। मतलब ये पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा सर्कल बन गया, या बल्ब है, इधर कॉइल है, ठीक है, इधर स्विच है। लेकिन ये तो सिर्फ एक क्लोज्ड पाथ है। इसके अंदर मानता हूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, थर्मल वेलोसिटी भी कर रहे होंगे। लेकिन इनके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी लाने के लिए मुझे कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स तो चाहिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं जो है इस दूसरी कंडीशन को अप्लाई करूंगा। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर ड्राइविंग फोर्स को जोड़ूंगा। उसके लिए मैं एक बैटरी को इसके अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ। कई लोग सेल भी करते हैं, कई जनरेटर भी करते हैं। तो मैंने बैटरी डाल दी है प्लस माइनस। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हम लोगों ने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है। तो अब होगा क्या कि ये जो आपकी बैटरी लगी हुई है, ये अपनी जो पावर है, इसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी, वो एनर्जी वो इन इलेक्ट्रॉन्स को देगी, ठीक है। हमें पता है फिर ये क्या होगा कि एक डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आगे बढ़ेंगे। ये एनर्जी इन्हें मिली, इस एनर्जी को लेकर के ये आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये एनर्जी होगी कितनी, ये एनर्जी होगी, ये डिपेंड करेगा कि ये जो आपकी बैटरी है ये कितने वोल्ट की है। आप लोगों ने देखा होगा कि बैटरीज के ऊपर, सेल्स के ऊपर वोल्ट की जो वैल्यू है वो लिखी हुई होती है, ठीक है। तो एक बार में इतना पोटेंशियल ये दे सकती है। तो होगा ये कि जो ये एनर्जी बैटरी देगी, वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का काम करेंगी। अब जरा दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को, बड़ी सी स्प्रिंग है, इस बड़ी सी स्प्रिंग को मैंने यहां से कंप्रेस किया, तो इस एरिया के अंदर, छोटे से एरिया के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आगे बढ़ेगी, मतलब इस वाले हिस्से से अब ये आगे जाएगी, उससे फिर और आगे जाएगी, उससे फिर और आगे जाएगी। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी यही होगा। जैसे ही ये जो बैटरी है अपना पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी इनको देगी, इनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी और फिर ये आगे बढ़ेंगे। यूँ कह लीजिए कि आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे। हम लोग मान के चलते हैं कि इसके अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन है, एक बार के लिए मान के चलते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, स्विच से पार होते हुए सीधा इस बल्ब में गए, बल्ब से इस कॉइल में गए, कॉइल से वापस आए और सीधे आकर के नेगेटिव में चले गए, ठीक है। अब यहाँ आते आते इनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल खत्म हो गई, लो हो गई। अब दोबारा ये जो क्या करेगा, ये जो बैटरी है अपना जो वोल्टेज के हिसाब से जो भी पावर है, जो भी एनर्जी है, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी चलती रहेगी। अब यहाँ पे आप लोग
एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये पूरा क्लोज्ड पाथ है, इसके अंदर कहीं पे भी लीकेज नहीं है। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरा एक चक्कर काट करके यहां से यहां तक आ रहे हैं, अगर बीच में से अगर आप इसको कहीं से भी ओपन कर देते हो तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये करंट जो है पूरा का पूरा रुक जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में क्या होता है कि एक छोटे से फ्यूज के खराब होने की वजह से पूरी हाउस वायरिंग रुक जाती है, पूरा हाउस का जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है पूरा रुक जाता है। आप लोग जाइएगा अपने घर का जो एमसी बोर्ड है, मेन सर्किट बोर्ड है, उसको चेक कीजिएगा, उसके अंदर कई सारे बटन्स होंगे, ठीक है। एक भी बटन अगर आप लोग बंद करते हो ना तो आपके घर के किसी न किसी रूम का और हो सकता है कि किचन का, दोनों का जो पावर सप्लाई है वो रुक जाएगा। अब क्यों रुक गया पावर सप्लाई? क्योंकि हो सकता है कि उनके बीच में कोई ना कोई क्लोज्ड जो है पाथ बना होगा, लेकिन आपने ओपन कर दिया होगा, इसकी वजह से क्या है, करंट सप्लाई रुक गया होगा। इसी तरीके से जब आप लोग मेन स्विच बंद कर दोगे, वो जो मेन वाला स्विच होता है सबसे लास्ट में, जिसको डबल की भी कहते हैं, उसको बंद कर दोगे तो पूरे पूरे घर का जो सप्लाई है वो रुक जाएगा। अब यूं तो देखिए बहुत नॉर्मल कंडीशंस थी दोनों, लेकिन क्या है कभी कभी क्या है प्रॉब्लम होती है, बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है कि आखिर करंट जो है वो फ्लो कैसे कर रहा है। ये प्रैक्टिकल रूप से समझने वाली बात होती है। जब आप आगे जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, जब आप हाउस वायरिंग सीखेंगे, तो यही चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब कुछ पढ़ा हुआ हमें समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ करंट्स के बारे में, यानी कि करंट भी कई तरीके के होते हैं। अब तक देखिए हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें देख ली हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि करंट जो है वो तुरंत चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर जो हम लोगों ने मोमेंट्री करंट देखा है। तो इस तरीके से करंट के भी बहुत से टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट करंट के बारे में, जिसको डीसी करंट भी कहते हैं हम लोग। देखिए, डायरेक्ट करंट के नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा करंट जो हमेशा चलता रहे। देखिए, इस करंट के अंदर क्या होता है कि ये ना तो अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है, ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और यहाँ पर इसको आप लोगों ने एक स्विच से और एक बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है। तो होगा ये कि आप लोग एक स्विच को चालू कर देंगे और हमेशा के लिए चालू ही छोड़ेंगे, तो होगा क्या कि ये जो है हमेशा घूमता रहेगा लगातार और विथ ए सेम मैग्नीट्यूड। मतलब इसके अंदर कोई भी, इसकी एनर्जी के अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कम नहीं होगी, उतनी की उतनी रहेगी और उसी डायरेक्शन के अंदर रहेगी। ग्राफ की मदद से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे ये जो है नीचे वाला आई है और ऊपर वाला टी है, ठीक है। इस एक टाइम के ऊपर करंट की वैल्यू ये थी, इस दूसरे टाइम के ऊपर करंट की वैल्यू ये थी। तो इस तरीके से करंट जो है वो सीधे सीधे चल रहा है। मतलब यहाँ पर करंट की वैल्यू टाइम के साथ साथ जो है सेम है और डायरेक्शन के अंदर भी सेम ही चल रहा है। बात करें अगर इसके यूज की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये डायरेक्ट करंट है, और डायरेक्ट करंट यानी कि लगातार करंट किस में जरूरी होता है, बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर, मशीनरी के अंदर जरूरी होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर जरूरी होता है। तो ये हाई टेंशन लाइन जो है डायरेक्टली फैक्ट्री से जुड़ी हुई होती है, जो डायरेक्ट करंट इनको दे सके। इस लिस्ट में जो हमारा दूसरा करंट होता है वो होता है चेंजिंग करंट, जिसको हम लोग वेरिएबल करंट भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि बार बार इसका मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। मतलब अगर आप लोग ग्राफ में भी देखोगे तो अगर ये आई है, ये टी है, तो इस आई की वैल्यू टी के साथ साथ ये इस तरीके से कर्व की जैसे जाती है, जो कि चेंज होती ही रहती है, ठीक है। अब ये जो करंट है इतनी बार अगर चेंज होता है, इसका मैग्नीट्यूड इतनी बार चेंज होता रहता है, तो इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग हर प्लग के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जोड़ देते हैं। जैसे कि एक प्लग के अंदर हम लोग चार्ज भी कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज भी कर रहे हैं, मिक्सर भी लगा रहे हैं, या फिर वॉशिंग मशीन भी लगा रहे हैं, और भी चीज़ कर रहे हैं। तो होता क्या है कि ये जो आप जहाँ पर आप लगा रहे हो, इससे या तो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो सकता है, या फिर आपका एमसी बोर्ड यानी कि मेन सर्किट बोर्ड होता है, उसका जो स्विच है वो नीचे गिर जाता है, जो कि उस बोर्ड से जुड़ा हुआ है। मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभार घर के किसी भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड में हम लोग जो है आपका फ्रिज है उसका प्लग भी लगा देते हैं, वॉशिंग मशीन का भी लगा देते हैं, तो इतना लोड जो है वो झेल नहीं पाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो स्विच है वो नीचे गिर जाता है। तो इस तरीके की जो वेरिएबिलिटी है, इसको रखने के लिए वेरिएबल करंट का यूज़ किया जाता है। किसी बोर्ड के अंदर कम रेजिस्टेंस रखा जाता है ताकि ज़्यादा पावर आ सके, किसी में ज़्यादा रेजिस्टेंस रख दो ताकि कम पावर आए, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबिलिटी जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। बात करते हैं हम लोग अगले करंट की, जो कि है हमारा मोमेंट्री करंट। मोमेंट्री करंट को हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट भी कहते हैं, जो कि कुछ मोमेंट के लिए ही क्रिएट होता है। इसके बहुत से एग्जांपल जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर देख चुके हैं
कि हम लोग जब भी सर्दियों में या फिर शुष्क मौसम में जब हम लोग स्वेटर को उतारते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को चट चट की आवाज़ें आती हैं। नायलॉन की जो चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं, साड़ियाँ होती है, इसके अंदर भी चट चट की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो जो है, जो आपका चार्ज होता है वो चार्ज होकर तुरंत डिस्चार्ज होता है, तो उसकी वजह से आती है हमें, ठीक है। तो वो ऐसा करंट जो कि मोमेंट्री, कुछ मोमेंट्स के लिए ही जनरेट हो, हम लोग उसको मोमेंट्री करंट या फिर इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, ठीक है। इसका अगर हम लोग और एक एग्जांपल लें तो देखिए, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे एक प्रैक्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग, मतलब चार्ज होकर के डिस्चार्ज होने वाला एक प्रैक्टिकल आता है जिसमें मेनली कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर क्या है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है कि जो चार्ज को कुछ ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकता है। जैसे कि हम लोग कोई सर्किट का यूज़ कर रहे हैं और हमने उसके अंदर जो है कैपेसिटर ऐड किया है, तो अगर हम लोग मेन स्विच को ऑफ भी कर देंगे ना, तो भी थोड़ी देर तक जो भी चार्ज आपका कैपेसिटर के अंदर पहले से होगा, उसकी वजह से आपका जो अप्लायंस है वो ऑन ही रहेगा थोड़ी देर के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक यूज़ और बताता हूँ चार्जिंग का, जो मैं आपको फंडा बताने की कोशिश करता हूँ कि एक सर्किट है नॉर्मल, उसमें मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एक बल्ब लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। होगा क्या कि ये जो आपका बैटरी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पर इधर पहली बार में क्या होगा कि इस प्लेट पर आकर के ये स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। स्टोर होना शुरू हुए। कुछ देर के बाद क्या होगा कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स अब आपके इधर से ये जो बैटरी है यहाँ से आ रहे हैं, ये जब इस तरफ जाएंगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले से चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो उस रिपल्सन की वजह से जो है चार्जिंग की स्पीड कम हो जाएगी। भाई शुरुआत में जब इसके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं था तब तो चार्ज बहुत स्पीड से हुआ, लेकिन अब चार्जिंग की स्पीड घट जाएगी, और जब यहाँ का इस कैपेसिटर का और इस बैटरी का वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो आपकी चार्जिंग रुक जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उस टाइम पे ये जो आपका कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज होगा, और इसको आप लोग कहेंगे कि ये चार्जिंग है, मतलब ये चार्ज कैपेसिटर है, तो ये चार्जिंग वाला पार्ट पूरा हो गया। अब याद रखिएगा कि ये सब जो हुआ है ये बहुत ही कम समय में हुआ है, यानी कि माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हुआ है। याद रखना कि ये जो चार्जिंग हुई है माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हुई है। अब आप क्या करेंगे कि इस प्लेट के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, तो इसके अंदर सब कुछ जमा है, मतलब इसके अंदर चार्ज जमा है। तो आपकी जो की है, मतलब जो आपका स्विच है, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, मतलब इसको क्लोज सर्किट बना देंगे, अभी तक ये ओपन था, इसको क्लोज बना देंगे, तो यहाँ का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से घूम के इधर इस वाली प्लेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस वाली प्लेट के अंदर आ गया तो यानी कि अब ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया, मतलब प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो गया, तो ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। और इतने में क्या हुआ कि ये जो बल्ब है आपका ये थोड़ी देर के लिए ग्लो भी हो गया, ग्लो करके बंद हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो डिस्चार्ज है वो हो गया, मतलब जो चार्ज था वो डिस्चार्ज हो गया। तो इस प्रोसेस को आप लोग कहेंगे डिस्चार्जिंग वाला पार्ट, ठीक है। और ये भी याद रखना कि बहुत थोड़े समय में, मतलब बहुत माइक्रो सेकंड्स के अंदर होगा ये। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर आई है, यहाँ पर टी है, तो जो आपका करंट है वो कुछ इस तरीके से गया, मतलब इस तरीके से कर्व की तरह नीचे चला गया इन ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका मोमेंट्री करंट या फिर इंस्टेंटेनियस करंट। अब जो आपका इस लिस्ट में जो चौथा और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट जो करंट है वो आपका है अल्टरनेटिव करंट या फिर अल्टरनेट करंट, जिसको आप लोग एसी करंट भी कहते हैं। ये जो है अल्टरनेटिव होता है, मतलब इसका यूज हम लोग कर सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करके। याद रखिए हमारे जो घर हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो एसी ही है, वो अल्टरनेट करंट ही है। कैसे होता है कि ये जो चार्ज है इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कंटिन्यूटली चेंज होता रहता है, मतलब कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज जो बढ़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी वही चार्ज जो है बहुत कम हो जाता है, मतलब वही करंट बहुत कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, ठीक है। और जो इसकी डायरेक्शन है वो आप पीरियडिकली चेंज कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनटों के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ये इस तरफ अगर जा रहा है तो ये इस तरफ घूम जाए, तो हम लोग इसको घुमा सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन अल्टरनेट करंट या इन एसी करंट या फिर एसी, द मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली एंड द डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली, ठीक है। डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है और जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, सिंपल है कि ये आई है,
ये आपका टी है, लेकिन इस बार आई जो है वो नेगेटिव में भी जा सकता है, यानी कि हम मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से चेंज होता है। देखिए ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो आप लोग देख सकते हैं कि आई चेंज हो गया, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। इसी तरीके से नीचे से भी जा सकता है, नेगेटिव से भी जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका अल्टरनेट करंट है वो काम करता है। तो इस तरीके से ये पूरे हो जाते हैं हमारे 4 मेन टाइप्स ऑफ करंट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट डेंसिटी के बारे में। देखिए इससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इसके नाम से ही। करंट डेंसिटी जो कि करंट से रिलेटेड है और हमें करंट की डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें कहीं भी करंट को मेज़र करना हो तो हम लोग करंट को कैसे मेज़र करते हैं। हम लोग एक कंडक्टर मानते हैं, एक कंसिडर करते हैं कंडक्टर, उसके अंदर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करते हैं। हम लोग कहते हैं कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले और एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार कर गए, तो हम लोग कहते हैं कि करंट आई इज इक्वल्स टू में चार्जेस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर निकले तो क्यू अपॉन में टी, तो ये हो जाती है करंट की वैल्यू आई इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में टी। ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन करंट डेंसिटी, अब ये देखिए जो डेंसिटी वर्ड है ये एक्चुअली तीन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। कभी कभी हम लोग लाइन डेंसिटी निकालते हैं, कभी सरफेस डेंसिटी निकालते हैं और कभी कभी हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, यानी कि ये लेंथ से भी रिलेटेड है, सरफेस एरिया से भी रिलेटेड है और ये आपका जो वॉल्यूम है उससे भी रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर जो जिस डेंसिटी की बात हो रही है, करंट डेंसिटी की बात हो रही है, यहाँ पे आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखिए कि ये वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है डेंसिटी से, नहीं यहाँ पे बात हो रही है लाइन की। यहाँ पर जो करंट डेंसिटी की बात हो रही है वो हो रही है एरिया की, उसके अंदर भी पॉइंट एरिया की, मतलब जो यूनिट एरिया होता है उसकी बात हो रही है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जैसे आपके सामने एक कंडक्टर है कुछ इस तरीके से, ये उसका एक एंड है और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चलते हुए आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हम लोगों ने मान के चलते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो चलता हुआ आ रहा है, वो इस एरिया से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम करंट तो कैलकुलेट कर सकते हैं सीधे सीधे कि आई इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में टी, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले यानी कि क्यू निकला और यहाँ तक गया, तो उसका टाइम पीरियड अगर हमें पता है तो हम लोग बता सकते हैं कि इतना क्यू है, इतना टाइम है, तो हम लोग करंट बता देंगे। लेकिन जरा सोच के देखिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस करेंगे, मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का घेरा हुआ एरिया कितना होता है? बहुत छोटा ही होता है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। तो मान लेते हैं कि वो इस एरिया के अंदर से गुजरा है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि 4-5 इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस एरिया से निकले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर करंट कहाँ कहाँ अवेलेबल है जरा देखिए। यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वहाँ पे करंट अवेलेबल होगा, मतलब 5-6 जगहों पर ही हमें दिख रहा है करंट जो अवेलेबल, बाकी एरिया जो है वो बिल्कुल खाली है, मतलब वो स्पेस खाली है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट डेंसिटी कहाँ कहाँ होगी? सिर्फ इन पॉइंट पर ही तो होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी एग्जैक्टली कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। हम लोगों ने 5-6 मान के चल लिए, तो 5-6 के हिसाब से तो इन 5-6 पॉइंट के ऊपर ही तो करंट जो होगा अवेलेबल होगा ना। तो इस छोटे से एरिया को, इस यूनिट एरिया को, यहां पर हम लोग करंट डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और जब हमें एक की करंट डेंसिटी पता चल जाती है तो हमें पता है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जैसे ही होते हैं, मतलब एक जैसा चार्ज लेकर के चलते हैं, तो हम सबका जो है एडिशन कर देते हैं। इससे हमें सीधे सीधे टोटल और जो रियल है वो करंट डेंसिटी मिल जाती है। तो हमें इन पॉइंट्स को जोड़ना होता है। अब मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा है, उन्होंने पूरे एरिया को कवर कर लिया, तो पूरे एरिया के अंदर हो जाएगी करंट डेंसिटी। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लेवल पर, तो पॉइंट एरिया या फिर यूनिट एरिया में ही करंट डेंसिटी की कैलकुलेशन होगी। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन ने जो एरिया कवर किया है वो यूनिट एरिया है DA। इसका जो करंट है, मतलब इसके अंदर जो करंट पास होगा वो होगा DI। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस छोटे से DA एरिया में से DI करंट निकला, तो इस एरिया की करंट डेंसिटी क्या हुई? करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू में जितना वो करंट था, मतलब जितना उसके अंदर से करंट निकला है, I अपॉन में ये जो भी एरिया है, मतलब इस यूनिट एरिया। तो हम लोग लिखेंगे करंट डेंसिटी को लिखते हैं J इज इक्वल्स टू में करंट को लिखेंगे I या फिर DI, जो DI निकला है इसमें से, DI अपॉन में किस एरिया से निकला है? DA से निकला है। तो हम लोग लिखेंगे DA, यानी कि J इज इक्वल्स टू में DI अपॉन में DA। ये होता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है।
क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया मान रहा हूं तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी ना। अगर मैं चाहता हूं कि पानी यहां से निकले इस एरिया में से, तो पानी की डायरेक्शन इस तरफ ही निकलनी चाहिए, क्योंकि मैंने एरिया का मुंह इस तरफ खोला है। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और ये जो आपका करंट है, ये वेक्टर है कि स्केलर है? जरा सोच के बताइए। हम लोग कहते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में गया, उस डायरेक्शन में गया, इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो करंट वेक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। करंट जो है वो आपका स्केलर है। कैसे है स्केलर? मैं आपको एक एग्जांपल से देख करके बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें यहां से करंट आ रहा है और यहां से करंट आ रहा है, और ये एक बीच में जगह छूटी हुई है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां से जो करंट आ रहा है वो 7 एम्पियर का आ रहा है, और यहां से जो करंट आ रहा है वो 3 एम्पियर का आ रहा है, ठीक है। तो दोनों की अपनी अपनी डायरेक्शन है। तो अगर ये वेक्टर है, करंट अगर वेक्टर है, तो जो 7 एम्पियर वाला वेक्टर है वो नीचे की तरफ है, और 3 एम्पियर वाला जो वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। बचना क्या चाहिए? 4 एम्पियर बचना चाहिए। वो भी कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? होता यह है कि जब आप ऐसी सिचुएशन बनाओगे तो ये कुछ इस तरफ निकल जाएगा और दोनों करंट जुड़ जाएंगे, और वहां पर जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो 10 एम्पियर हो जाएगी। इसका मतलब अगर ये वेक्टर होते तो 4 एम्पियर नीचे की तरफ जाता। दोनों का जब मेल होता, मतलब दोनों आकर के मिलते, तो 4 एम्पियर जो है वो नीचे की तरफ जाता। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ये इस तरफ निकल गया जुड़ के 10 एम्पियर होके। और ऐसा कहाँ होता है? ऐसा तो स्केलर क्वांटिटीज में ही होता है भाई। 7 और 3 10 होते हैं सीधे सीधे, तो ये तो स्केलर ही जुड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब करंट जो है वो आपका स्केलर है। तो इस फॉर्मूला में अगर आप लोग वापस आएंगे तो करंट हो गया स्केलर, नीचे एरिया हो गया वेक्टर, तो करंट डेंसिटी क्या हुई? ऑब्वियस सी बात है, ये वेक्टर ही हुई, क्योंकि नीचे वाला वेक्टर है, ठीक है। अब अगर हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर आप डिवाइड करोगे तो उसको भी वो वेक्टर ही बना देगा। तो इसका मतलब करंट डेंसिटी जो हुई वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो अब करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कंडक्टर माना है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो डायरेक्शन है वो एन डायरेक्शन है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जे वेक्टर इज इक्वल्स टू में डी आई अपॉन में डी ए एन कैप, और जहां पर एन कैप जो है वो आपको दिखाएगा डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। इससे पहले जो हम लोगों ने निकाला था वो सीधे सीधे आपको स्केलर फॉर्म दिखा रहा था। यहां पर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है एक सिंपल से पॉइंट एरिया की, मतलब यूनिट एरिया की बात हो जाती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाएं और वो इस पूरे एरिया को कवर कर लें, ठीक है, एक तरीके से इन्फाइनाइट आ जाएं और पूरे एरिया को कवर कर लें, इतनी सी भी जगह ना बचे, इतना सा भी एरिया ना बचे, तो आप लोग पूरे का इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर जो वैल्यू निकलेगी जे इज इक्वल्स टू में, या फिर जे वेक्टर इज इक्वल्स टू में आई अपॉन में ए एन कैप भी निकल सकती है। और यहीं से ए के ऊपर आप लोग वेक्टर भी लगा सकते हो। अब यहीं से आप लोग आई की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यानी कि करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो कि होगी आई इज इक्वल्स टू में जे वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर। अब ध्यान देने वाली बात, ये तो फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आ गया, लेकिन हमें पता है कि जो करंट है वो आपका स्केलर है, लेकिन जो करंट डेंसिटी है वो आपकी वेक्टर है, एरिया जो है वो आपका वेक्टर है। तो यहाँ पे वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हुआ है और रिजल्ट में हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए? क्रॉस होना चाहिए कि डॉट होना चाहिए? देखिए, इसको डायरेक्शन से समझ सकते हैं आप लोग। डायरेक्शन से समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर इस कंडक्टर में दोबारा अगर आप लोग आएंगे, हमें पता है कि जो एरिया है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। और जो करंट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ निकल रही है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक है। अब कौन से कंपोनेंट का जो 0 डिग्री होता है वो 1 होता है, क्योंकि इसको 0 तो कर नहीं सकते हम लोग। कौन से कंपोनेंट का 0 डिग्री 1 होता है? कॉस थीटा का ही होता है। कॉस 0 इक्वल्स टू में क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर जो कंपोनेंट लगेगा वो कॉस थीटा वाला लगेगा, जिसे कि आप लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कह सकते हो। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जे और ए है, यानी कि करंट डेंसिटी और एरिया है, इसके बीच का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो डॉट वाला होगा, मतलब डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो आप लोग इसको लिखेंगे जे ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में आई। ये भी इसको लिखने का एक तरीका है, या फिर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू में आई। अब ये जो है ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वाला जो है आप लोग थीटा के फॉर्म में लिखते हो। सो फ्रेंड्स, ये हो जाती है करंट डेंसिटी की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आई होगी, इसमें आपको कोई क्वेरी नहीं रही होगी।
फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मूविंग चार्जेस यानी कि द फ्लो ऑफ करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को समझाने वाले सबसे पहले और मोस्ट फंडामेंटल लॉ के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ, जिसे कि 1828 के अंदर जर्मन फिजिसिस्ट प्रोफेसर जीएस ओम ने समझाया था। जिसमें कि हमें पता चलता है कि किसी भी बॉडी के अंदर जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं यानी कि वोल्टेज लगाते हैं इसके एंड्स के ऊपर, तो उसके सरफेस के ऊपर से निकलने वाला जो करंट है वो उससे किस तरीके से रिलेटेड है, यानी कि वी का आई के साथ क्या रिलेशन है, ये नियम बताता है। तो बहुत सिंपल है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेसिकली कंडक्टर्स के अंदर ही फ्लो करती है। कंडक्टर से मेरा मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, जो चार्जेस होते हैं उनको मूवमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर वो आराम से मोशन कर सकते हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर नॉन कंडक्टर्स की बात करूं, वहां पे जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स होता है, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर किसी तरीके का कोई भी चार्ज मूव नहीं कर सकता, इसलिए उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें यही याद रखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट के लिए यानी कि फ्लो ऑफ करंट के लिए सबसे पहले मटेरियल का कंडक्टर होना जरूरी है। कंडक्टर्स में मेटल्स आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो उसके एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके सरफेस पे बहने वाले जो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बेसिकली स्टेटमेंट है इस लॉ का, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए, कई बार होता है ये कि गलती में हम लोग कह जाते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन नहीं, जो हमारा करंट है वो बेसिकली डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर, यानी कि जितना ज्यादा वोल्टेज हम लोग देंगे उतना ही सही तरीके से और उतना ही ज्यादा करंट उसके अंदर से बहेगा, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, यानी कि V इज इक्वल्स टू में आर आई। अब यहाँ पे R क्या है? R जो है बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, किसी भी मटेरियल के अंदर आप लोग देंगे पोटेंशियल और उसमें से करंट बहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना पोटेंशियल आप दे रहे हो उतना ही करंट बहेगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए, उसको रोकने के लिए भी कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई हर्डल होता है, और उस हर्डल को ही हम लोग रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की अपनी डिपेंडेंसीज होती है, करंट की भी अपनी डिपेंडेंसी होती है, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इस रेजिस्टेंस का जो बेसिकली ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम, OHM, जिसका साइन कुछ इस तरीके से, यानी कि सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब डिपेंडेंसीज ऑफ करंट की अगर मैं बात करूं तो दो डिपेंडेंसीज हो जाती हैं। पहला तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट। ठीक है, दूसरा होता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। ठीक है, जो करंट है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे रेजिस्टेंस के। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब जिस तरीके से करंट की डिपेंडेंसीज है, उसी तरीके से हमारे रेजिस्टेंस की भी डिपेंडेंसीज होती है। तो उसमें से पहली डिपेंडेंसी तो हमें पता है कि मटेरियल, यानी कि कंडक्टर। कंडक्टर का भी अपना क्या मटेरियल होता है। जिस कंडक्टर के अंदर सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतने ही अच्छी तरीके से इसके अंदर जो है हमारा करंट जो है फ्लो करेगा। जैसे कि सिल्वर, हमें पता है कि सिल्वर जो है काफी अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गोल्ड भी है, और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर है। कॉपर तो बहुत ही अच्छा है। तो पहली डिपेंडेंसी इसका मटेरियल ऑफ कंडक्टर। दूसरी और काफी इंपॉर्टेंट जो इसकी डिपेंडेंसी होती है वो होती है डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो हमारा कंडक्टर है उसका क्या शेप है, क्या साइज है, किस तरीके से वो है, मतलब किस तरीके से बना हुआ है, वो भी डिपेंड करता है कि कितना करंट बहेगा उसमें से। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि हमारे पास एक स्लैब है या फिर एक कंडक्टर है जो कि कुछ इस साइज का है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो L है। ठीक है, अब मैं अगर कहूं कि इसके अंदर से बहने वाला कुछ करंट है, कुछ पोटेंशियल है, V में RI है। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने। लेकिन अगर मैं इसकी डायमेंशन चेंज कर दूं, यानी कि इसी की लंबाई वाला आइडेंटिकल एक मैं अगर उठा लूं कि एक आइडेंटिकल हमारे पास स्लैब और है, बिल्कुल इसके जितनी ही है, इसके जितना मास है, इसकी इतनी लंबाई है, इसकी जितना सब कुछ है, इसको मैं इसके आगे जोड़ दूं, और जो है इसके अंदर जो पोटेंशियल मैं दे रहा हूं उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। मतलब जितना पोटेंशियल मैं पहली वाली को दे रहा था उतना ही दूसरी वाली को भी, मतलब उसी पोटेंशियल में दूसरी वाली भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो दोनों की मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पे फर्क क्या आया? यहाँ पे पहला फर्क तो ये आया कि दोनों की जो लंबाई है वो डबल हो गई, यानी कि 2L हो गई। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एक आइडेंटिकल स्लैब पे अगर V है पोटेंशियल, तो दूसरे पे भी V होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 2V होगा, दोनों की जो लंबाई होगी वो 2L होगी। अब हमें पता है कि V इक्वल्स टू में RI हमने निकाला। अब यहाँ पर हमें बेसिकली निकाला रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने कहा था कि जो रेजिस्टेंस है उस पर करंट डिपेंड करता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। तो रेजिस्टेंस से हम लोग नापना चाहें तो V इक्वल्स टू से RI से अगर मैं निकालना चाहूं तो R इक्वल्स टू में V अपॉन में I निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो V का जो वैल्यू है वो 2V है, यानी कि 2V अपॉन में I। ये बात हमें समझ में आती है। अब V इक्वल्स टू में हम लोग क्या लिख सकते हैं? RI। यहाँ पे दोबारा RI को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यानी कि 2RI अपॉन में I। ठीक है, I से I कैंसिल आउट हो गया, तो R
इज इक्वल टू में 2R, यानी कि ये हुआ, मतलब सिंपल ये हुआ कि जब मैंने इस स्लैब की जो है लंबाई बढ़ा दी, यानी कि डबल कर दी, तो रेजिस्टेंस डबल हो गया। ठीक है, सिंपल सा यही मतलब है। और जब रेजिस्टेंस डबल हो गया तब करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो करंट है वो कम हो जाएगा, यानी कि क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा रुकावट होगी, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, जितनी ज्यादा गाड़ियां अगर आपके रास्ते में आएंगी उतना ही धीरे आप चलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब जो करंट है उसकी वैल्यू भी डाउन हो जाएगी इसकी लंबाई बढ़ने से। यानी कि इसकी सबसे पहली जो ए डिपेंडेंसी है मतलब डायमेंशन की, वो ये है कि जो एल है वो जो है इसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा एल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस और उतना ही कम करंट। ठीक है, दूसरी इसकी डिपेंडेंसी जो है वो है बेसिकली एरिया पे डिपेंड करती है। जैसे कि मान लिया कि हमारे पास यही स्लैब है, सेम सब कुछ वही है, इसके अंदर करंट वो है, इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है, उसका एरिया जो ए है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसमें से अगर मैं एक आधा हिस्सा यानी कि 50% जो है वो काट दूं स्लैब का, यानी कि बीच में से हटा दूं, फिक्स 50%, यानी कि a/2 ऊपर a/2 नीचे, इस स्लैब को तो मैंने हटा दिया, तो अब इसके अंदर से जाने वाला जो करंट होगा वो कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका जो करंट है वो आधा हो जाएगा, I/2। V में कोई प्रभाव नहीं आएगा, V तो उतना ही रहेगा क्योंकि V जो है मैंने बराबर दे रखा है। ठीक है, तो R इज में VI, अब I की जगह क्या लिखेंगे? I/2, यानी आधा हो गया ना करंट, तो R इज में V अपॉन में I/2, और जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि 2V अपॉन में I। एक बार फिर से V इज में RI रखेंगे, I से I कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2R। मतलब ये हुआ कि एरिया जब मैंने घटाया तब भी रेजिस्टेंस बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है, एक छोटी सी गली से अगर आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और छोटी सी गली में बहुत सारी गाड़ियां आ जाए, यानी कि एरिया छोटा है और लोग ज्यादा हैं, तब भी आपको टाइम ही लगेगा ना। तो इसका मतलब ये जो एरिया है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर। जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। पहले क्या पढ़ा था? जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अब शायद मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। छोटी सी रोड पे मतलब एरिया कम हो गया तो ज्यादा टाइम लगेगा, लंबाई ज्यादा हो गई रोड की तब भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो यानी कि ये दो डिपेंडेंसी समझ में आ गई। तो इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ लिखेंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है कि जो एल है यानी कि लंबाई है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए? और इसके लिए भी कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जरूर होगा। जैसे कि उसके लिए था V में आर आई में आर था जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसके लिए भी कांस्टेंट है, वो है रॉ यानी कि रेजिस्टिविटी। एक बार इसको समझा दूं मैं रॉ को। इसी फॉर्मूले से रॉ की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो रॉ इज में आर ए अपॉन में एल। ठीक है, यहां पे समझिए, एक पर्टिकुलर लंबाई के अंदर आने वाला जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि आर अपॉन में एल, मतलब एक पर्टिकुलर लंबाई है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आने वाले रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, एक पूरा का पूरा कंडक्टर है हमारे पास, उस कंडक्टर के इस एरिया के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। हिंदी में बोलो तो प्रतिरोधकता, और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर हो जाती है। ठीक है, और हमें पता है कि ओम्स लॉ होता है V इक्वल में आर आई होता है, और आर की वैल्यू ये हमारे सामने निकल के आई है रो एल ए। तो इसको रो एल ए जब आप लोग लिख देंगे तो V इक्वल में रो एल आई अपॉन में ए। तो ये है एक पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करने का फॉर्मूला। यानी कि एक कंडक्टर का कुछ एरिया होना चाहिए, उसकी कुछ लेंथ होनी चाहिए, और हमें पता है उसके अंदर कुछ जो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस होगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसमें से करंट बहेगा पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से। अब आप शायद इस फॉर्मूले को ढंग से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछूं कि अगर मैं कहूं कि मुझे ना ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करवाना है कंडक्टर में से, तो मैं कैसे कर सकता हूं? आप थोड़ा सा इस फॉर्मूले के ऊपर अगर आप दिमाग लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या मैं उस कंडक्टर यानी कि उस वायर का अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो क्या उसमें से करंट फ्लो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन ये जो है बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, यानी कि हर वायर बहुत मोटी थोड़ी हो सकती है भाई। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा मोटी करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है वायर की लंबाई जो है कम की जाए, लेकिन वायर की लंबाई अगर मैंने कम कर दी तो सोचो क्या मैं दूर दूर तक करंट को पहुंचा पाऊंगा? यानी कि दूर दूर तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। यानी कि लंबाई तो हमें बढ़ानी ही पड़ेगी। लंबाई बढ़ेगी यानी कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट जो है वो कम हो जाएगा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? रॉ को बढ़ाऊं प्रतिरोधकता को, यानी कि रॉ यानी कि पर एरिया के अंदर, पर लेंथ के अंदर आने वाला रेजिस्टेंस। अब हमें पता है कि सबसे सही रेजिस्टिविटी होती है गोल्ड की। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर गोल्ड के अंदर सबसे कम रेजिस्टेंस होता है
और गोल्ड से और सिल्वर से, मतलब चांदी और सोने में सबसे कम होता है, मैंने पहले बताया था गुड कंडक्टर है। तो क्या सारी की सारी तारे जो है वायर्स हैं उनको हम लोग सोने और चांदी का बना दें? भाई साहब बहुत खर्चा हो जाएगा, ये काम तो हो ही नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए हमें? ऑब्वियस सी बात है, हमें वोल्टेज ही बढ़ाना पड़ेगा। तभी मैं आपको कहूं कि जो मेन लाइन होती है, हाई टेंशन लाइन होती है, उसके अंदर 11,000 वोल्ट का वोल्टेज होता है, जिससे हमारे घर में आती है 220 वोल्ट, किसी में 440 वोल्ट भी आती है किसी के घरों में। तो अब जरा सोच के देखिए कि 11,000 वोल्ट वहां से निकला और हमारे पास 220 वोल्ट पहुंचा, रास्ते में रेजिस्टेंस की वजह से कितना सारा करंट तो खत्म हो गया होगा। सोच के देखिए, क्योंकि लंबाई बहुत बड़ी है। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी की जाती है, यानी कि हाई टेंशन से निकलने वाली जो लाइंस होती हैं उनका एरिया बहुत ज्यादा होता है, देखना, क्योंकि एरिया जितना ज्यादा होगा उसी तरीके से ढंग से जो करंट है वो फ्लो कर पाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं कम से कम लेंथ रखे, तभी बीच में ट्रांसफार्मर बनाए रखे होते हैं, ताकि जिससे क्या है करंट जो है प्रिजर्व हो सके ट्रांसफार्मर की मदद से। ठीक है, और अच्छे से अच्छे मटेरियल का यूज करते हैं, कॉपर जैसे मटेरियल का, जिससे कि जो रेजिस्टिविटी है वो ढंग से बनी रहे, यानी कि जो रॉ है। लेकिन इनमें सबसे मेन जो काम करता है वो हमारा वोल्टेज ही करता है, यानी कि वी ही करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। तो ये था ओम का लॉ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टेंस के बारे में और कंडक्टिविटी के बारे में। ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जुड़ी हुई है। इससे पहले हम लोग रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। देखिए, जैसे किसी मटेरियल या फिर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट को बहने से, यानी करंट को फ्लो करने से रोकता है, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल हर्डल पैदा करता है। उसी तरीके से ये जो कंडक्टेंस होता है वो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है रेजिस्टेंस का। वो जो करंट होता है उसको बहने के लिए, उसको फ्लो करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हो कि कंडक्टेंस और जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल है, या फिर कह सकते हो बिल्कुल अपोजिट है। तो आप लोग लिखोगे कि जो कंडक्टेंस है उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस यानी कि जी इज इक्वल्स टू में 1 में आर, यानी कि रेजिस्टेंस। यानी कि जब जी बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आर है वो घटेगा, और जब आर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जी है वो घट जाएगा। तो इसका मतलब जो गुड कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि मेटल्स, उसके अंदर जी ज़्यादा होगा और इंसुलेटर्स के अंदर आर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जी इक्वल्स टू में 1 में आर लिखेंगे। अब देखिए, जो रेजिस्टेंस है उसका ओम्स लॉ से अगर आप लोग फॉर्मूला निकालना चाहें, हमें पता है कि जो ओम्स लॉ होता है वी इक्वल्स टू में आर आई होता है। तो आर की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी? आर इक्वल्स टू में वी में आई, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसमें आर की वैल्यू जब आप लोग रखेंगे तो वी जो है वो नीचे रह जाएगा और आई ऊपर चला जाएगा, यानी कि जी इक्वल्स टू में आई में वी। तो ये जो है आपके सामने, ये है कंडक्टेंस का प्रॉपर फॉर्मूला। ये ऊपर वाला भी फॉर्मूला है और नीचे वाला थोड़ा प्रॉपर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कंडक्टिविटी की, अब देखिए कंडक्टिविटी को समझना है तो पहले आप रेजिस्टिविटी को समझ लीजिए। हालांकि रेजिस्टिविटी हम लोग पिछली वीडियो में समझ चुके हैं ओम्स लॉ वाली में। देखिए, रेजिस्टिविटी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लेंथ या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में आने वाले रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये बात हम लोग समझ चुके हैं। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर लेंथ या फिर पर्टिकुलर एरिया के अंदर आने वाली जो आपकी कंडक्टेंस होती है उसको आप लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हो कि जो कंडक्टिविटी होती है जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं वो रेजिस्टिविटी की बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसा कि कंडक्टेंस जो है वो आपके रेजिस्टेंस की बिल्कुल अपोजिट थी, इसी तरीके से जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी की अपोजिट होगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू में 1 में रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू में 1 में रेजिस्टेंस लिखा था। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का जो साइन होता है वो क्या होता है? रॉ होता है, हमें पता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू में 1 में रॉ। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम रिलेशन लगेगा कि अगर किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी कंडक्टर के अंदर आपकी ये कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा ज़्यादा है तो रॉ यानी कि रेजिस्टिविटी कम होगी, और अगर किसी इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर के अंदर आपकी ये रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर ये जो कंडक्टिविटी है वो कम होगी, यानी कि वो घट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशन निकलता है। याद रखिए, ये जो आपका कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस था वैसे ही कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होगी। तो इस तरीके से आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर किसी भी मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब कंडक्टेंस कम होगा और कंडक्टिविटी कम होगी। अगर किसी मटेरियल में कंडक्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टिविटी कम होगी।
ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। कंडक्टेंस कंडक्टिविटी अलग, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी अलग। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका कंसेप्ट। अब देखिए हमने अभी तक कितनी चीज़ें पढ़ ली है। अभी तक हमने पढ़ लिया है करंट, करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके अलावा रेजिस्टिविटी, उसके अलावा हम लोगों ने कंडक्टेंस पढ़ लिया और कंडक्टिविटी पढ़ लिया। अब इसके हम लोगों ने फॉर्मूलाज भी देख लिए हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मूलाज जो हैं वो आपके क्लासिकल तौर पे लगते हैं। यानी कि अगर आप अपने घर के बाहर वायर देखें या फिर कोई इलेक्ट्रिक पोल देखें तो वहाँ तो ये फॉर्मूलाज बिल्कुल सही बैठेंगे, लेकिन एक्चुअल में जब आप लोग इनकी स्टडी करते हो, डीप स्टडी करते हो, तो आप लोग इन फॉर्मूलाज का यूज़ ना करके इन फॉर्मूला के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का यूज़ करते हो, जिसको मिनिएचर फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि ऐसे फॉर्म जहाँ पर हम लोग लेबोरेटरी में छोटे से स्तर पे, यानी कि छोटे से लेवल पे इन सब चीज़ों को देख सके और ऑब्जर्व कर सके। अब डायरेक्ट V इक्वल्स टू में RI लगा करके आप लोग लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वहाँ पे आप लोगों को मिनिएचर फॉर्म चाहिए हर चीज़ का। अब मिनिएचर फॉर्म आप लोग कैसे बनाएंगे? सिंपल है, जो आपका करंट होता है यानी कि I होता है, उसका मिनिएचर फॉर्म क्या होगा? उसका मिनिएचर फॉर्म होगा माइनस का NeAVD, जो कि हम लोगों ने निकाला था। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने फॉर्मूला ये निकाला था, जहाँ पे जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है, A जो है वो एरिया है, और VD जो है उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड है या फिर वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो आपके टर्म्स हैं ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं। यानी कि अगर N की वैल्यू में 1 मान लूँ तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज है, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया DA से निकल रहा है और उसकी वेलोसिटी VD है। तो हम लोग आराम से लेबोरेटरी के लेवल पे उसे पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? J इक्वल्स टू में I/A। इसका अगर आप लोग मिनिएचर फॉर्म या फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, इस I की वैल्यू जो हम लोगों ने ऊपर निकाली है इसकी यहाँ पर के पुट कर दीजिए, यानी कि माइनस का NeAVD। A से A जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू निकलेगी माइनस का NeVD। तो करंट डेंसिटी का जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है वो ये है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस का क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल्स टू V/I, ओम्स लॉ से। V का मिनिएचर फॉर्म क्या होता है? आपका जो वोल्टेज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया या फिर उसकी लेंथ, तो E मल्टीप्लाई बाय L अपॉन में I की वैल्यू क्या है? माइनस का NeAVD। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो आपका जो VD है, VD की भी वैल्यू है, यानी कि जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका हम लोगों ने जो रिलेशन है पहली वीडियो में क्या निकाला था स्मॉल e मल्टीप्लाई बाय E अपॉन में M मल्टीप्लाई बाय टॉ क्या था? जो टाइम पीरियड था। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से रखेंगे, तो यहाँ पर E से E जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो M है वो ऊपर चला जाएगा, तो R इक्वल्स टू में ML अपॉन में N, E का स्क्वायर हो जाएगा, E से E मल्टीप्लाई हो तो E स्क्वायर A टॉ। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू निकल के आती है वो रेजिस्टेंस की। हम लोगों ने किस किस की निकाल ली? एक तो करंट की, एक करंट डेंसिटी की, एक रेजिस्टेंस की। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी की क्या होगी? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? मतलब R इक्वल्स टू में रॉ L अपॉन में A लिखते हैं ना, तो आप लोग क्या करेंगे, इस R की जगह तो ये वैल्यू रख देंगे R वाली। ठीक है, तो R की जगह वैल्यू रखेंगे तो MLNE स्क्वायर A टॉ इज इक्वल्स टू में रॉ L अपॉन में A। L से L जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रॉ की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास रॉ इक्वल्स टू में M अपॉन में NE स्क्वायर टॉ। तो ये हो जाती है रेजिस्टिविटी की वैल्यू। इसी तरीके से आपके कंडक्टेंस की वैल्यू क्या निकलेगी? कंडक्टेंस यानी कि G इक्वल्स टू में क्या होता है? 1 अपॉन में R होता है। R की वैल्यू अपने पास निकली हुई है 1 अपॉन में R, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं G इक्वल्स टू में NE स्क्वायर A टॉ अपॉन में ML। ये वाला हिस्सा ऊपर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा की वैल्यू क्या निकलेगी? सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी इक्वल्स टू में क्या होता है? 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी यानी कि 1 अपॉन में रॉ। तो रॉ की वैल्यू आप लोग उल्टी करके लिख दीजिए, यानी कि सिग्मा इज इक्वल्स टू में NE स्क्वायर टॉ अपॉन में M। तो ये जो है 6 चीजें हमारे पास आ जाती हैं। पहला है करंट, दूसरा है आपके पास करंट डेंसिटी, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टिविटी, पांचवा आपका आता है कंडक्टेंस और छठा आता है आपका कंडक्टिविटी। तो इन सब का ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। अब इसको याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि लेबोरेटरी में जब आप लोग काम करने जाओगे तो इन इक्वेशंस का यूज करोगे, ना कि उन बड़ी वाली इक्वेशंस का, यानी कि R इक्वल्स टू में रॉ L अपॉन में A, इसका यूज नहीं करोगे आप वहां पे। आप लोग यूज करोगे इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स का। क्योंकि जब आप करंट बहते हुए देखते हो तो सीधे नहीं कह सकते कि हाँ करंट बह रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप
डीपली जाओगे तो देखोगे कि नहीं, एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया से एक इलेक्ट्रॉन पास हुआ तो उसकी कुछ करंट डेंसिटी हुई। तो याद रखिए, जब भी हम प्रैक्टिकल सोचते हैं तो वहां पर हमें माइक्रोस्कोपिक जाना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि क्लासिकल छोड़ के क्वांटम में जाना। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हो जाती है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स और साथ ही कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द माइक्रोस्कोपिक और मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के बारे में। जैसा कि आपको याद ही होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ करंट, करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और साथ ही कंसेप्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि ओम्स लॉ जो है उसका मिनिएचर या फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है, जिसका कि हम लोग लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं। तो देखिए, जो हमारे ओम्स लॉ का क्लासिकल फॉर्मूला है वो है V इक्वल्स टू में RI, जहां पर जो करंट है वो डिपेंड करता है V के ऊपर। ठीक है, तो हमें इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल में या फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में बदलना है। तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल V होता है उसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है E मल्टीप्लाई बाय L, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेंथ के या फिर एरिया के मल्टीप्लीकेशन में होती है। रेजिस्टेंस है उसको हम लोग लिखते हैं रॉ L अपॉन में A। ठीक है, इसी तरीके से जो I है यानी जो करंट है उसको हम लोग लिखते हैं करंट डेंसिटी J मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को अगर आप लोग इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो आप लोग लिखेंगे E वेक्टर मल्टीप्लाई बाय L इज इक्वल्स टू में रॉ L अपॉन में A मल्टीप्लाई बाय J वेक्टर मल्टीप्लाई बाय A वेक्टर। ठीक है, A से A जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर जो L है वो L से L भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू निकल के आएगी E वेक्टर इक्वल्स टू में रॉ मल्टीप्लाई बाय J वेक्टर। ठीक है, और जो आपका रॉ है यानी कि जो रेजिस्टिविटी है उसको आप लोग लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में सिग्मा भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में जब हम लोग कंडक्टिविटी निकाल रहे तो क्या लिखा था हम लोगों ने, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में रॉ यानी कि रेजिस्टिविटी, तो 1 अपॉन में सिग्मा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल्स टू में J वेक्टर अपॉन में सिग्मा, और जहां से करंट डेंसिटी J की वैल्यू होगी J वेक्टर इज इक्वल्स टू में सिग्मा मल्टीप्लाई बाय E वेक्टर। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, J वेक्टर क्या होता है, आपका करंट डेंसिटी होता है, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, और E वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टर है, उसके अंदर आप लोगों ने E इलेक्ट्रिक फील्ड दी। ठीक है, उस E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी कुछ कंडक्टिविटी होगी और उस कंडक्टिविटी के हिसाब से ही उसकी करंट डेंसिटी यानी कि J होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि मैं इस कंडक्टिविटी को चेंज करूं यानी कि मटेरियल को चेंज कर दूं, ठीक है, कॉपर से अगर मैं फेरस कर दूं या फिर कुछ और कर दूं तो कंडक्टिविटी चेंज हो गई, और कंडक्टिविटी चेंज हुई इसका मतलब उसकी ये जो J यानी कि करंट डेंसिटी भी चेंज हुई। करंट डेंसिटी चेंज होने का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसके अंदर से करंट बहने की यानी कि करंट फ्लो होने की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो गई। इसलिए आप लोग देखते हैं कि अलग अलग मटेरियल या फिर अलग अलग मेटल या फिर अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग करंट बहता है। मतलब जितना अच्छा करंट कॉपर में बह सकता है शायद उतना अच्छा करंट फेरस में ना बहे या फिर किसी और में ना बहे। ठीक है, यानी कि ना फ्लो हो। तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो डिपेंड करता है आपके करंट डेंसिटी पे, उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी पे और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तीनों में से अगर कुछ भी चेंज होता है तो आपका जो करंट है वो चेंज हो जाएगा। और ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला, ये आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो एक जगह से दूसरी जगह पे गया है, तो हम लोग देख सकते हैं कि उसका करंट किस तरीके से फ्लो हुआ है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करंट को फ्लो करते हुए हम लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो जाता है माइक्रोस्कोपिक या फिर मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ के बारे में। देखिए, ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसका मिनिएचर फॉर्म हम लोगों ने पढ़ लिया है, कहीं ना कहीं उसे ढंग से समझा भी है। आज हम लोग एक प्रूफ देखेंगे कि ये जो ओम्स लॉ है वो प्रैक्टिकली कैसे लागू होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमें सिर्फ प्रैक्टिकली अज्यूम करना है, इमेजिन करना है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ सही हो सकता है और कहाँ गलत, जिससे हमें इसकी लिमिटेशंस के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो ओम्स लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर के जो सिरे होते हैं, मतलब दोनों के दोनों जो एंड्स होते हैं, उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अंदर बहने वाले करंट के। ठीक है, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू I,
और फिर लिखते हैं V इज इक्वल्स टू में आर आई, जहां पर जो R है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस I को यहाँ पर नीचे ले आता हूँ, V के नीचे ले आता हूँ, तो मैं लिखूंगा V अपॉन में I इज इक्वल्स टू में R। अब हमें पता है R जो है वो रेजिस्टेंस है और वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन में I इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है। अब हम क्या करते हैं कि इसको मिनिएचर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा V होता है, जैसा कि मैंने कहा कि वो कंडक्टर के सिरों पे यानी कि एंड्स पे होता है, तो जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसकी जो लेंथ होगी कंडक्टर की, उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होगा V। तो V इज इक्वल्स टू में E मल्टीप्लाई बाय L अपॉन में I, यानी कि करंट का मिनिएचर फॉर्म क्या होता है? करंट का मिनिएचर फॉर्म ये होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n उस कंडक्टर में से गुजर रहे हैं और पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है E मल्टीप्लाई बाय वो जिस एरिया में से गुजर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय उनकी जो वेलोसिटी है, मतलब जिस वेलोसिटी, जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन जो है मोशन कर रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो वो करंट हो जाता है। यही होता है इसका मिनिएचर फॉर्म। तो हम लोग लिखेंगे I इक्वल्स टू में NEAVD, तो अपॉन में लिख दिया हम लोगों ने, यानी कि E मल्टीप्लाई बाय L अपॉन में NEAVD। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमें पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है यानी कि जो VD होती है उसका भी एक मिनिएचर फॉर्म होता है जिसको हम लोग लिखते हैं E मल्टीप्लाई बाय E अपॉन में M मल्टीप्लाई बाय टॉ, जिसका मतलब भी हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, पर इलेक्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर E चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरता है, उसका कुछ मास m होता है। ठीक है, और जितने टाइम में, जिस रिलैक्सेशन टाइम में वो गुजरता है उसको हम लोग टॉ कहते हैं। तो Vd की जो ये जो वैल्यू है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, हम लोग इस फॉर्मूला के अंदर रख देते हैं यहाँ पे Vd की जगह पे। तो वैल्यू जब आप लोग लिखेंगे तो E मल्टीप्लाई बाय L अपॉन में NEA, यहाँ पे स्मॉल e कैपिटल E अपॉन में m और टॉर्क से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमें दिख रहा है साफ साफ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, E से ही कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो m है ये कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे V अपॉन में I इज इक्वल्स टू में m मल्टीप्लाई बाय L अपॉन में NE स्क्वायर, यानी कि E से ही जो मल्टीप्लाई हुआ है A मल्टीप्लाई बाय टॉ। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आती है। फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर जो m है वो मास है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन अंदर गुजरेंगे। L है वो उस कंडक्टर की लेंथ होगी। N है वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। E जो है वो पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। A वो एरिया है जहाँ से ये गुजर रहे हैं और टॉक वो टाइम है जिसके अंदर वो मतलब जिस टाइम के अंदर वो गुजरेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आती है। ये V अपॉन में I के बराबर है। अब हमें पता है कि V अपॉन में I जो है वो एक कांस्टेंट है, तो इस पूरे फॉर्मूला को भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना है कि ये कांस्टेंट है। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है। अब ये जो है, ये जो कंडक्टर है वो एक तरीके से एक पीस है, मतलब हम लोगों ने एक छोटा सा कंडक्टर मान लिया है, एक छोटा सा हिस्सा मान लिया है कंडक्टर का। उसकी कुछ लेंथ होगी L, उसका कुछ एरिया होगा A। अब जो लॉ है उसके स्टेटमेंट के हिसाब से कि इसके सिरों के ऊपर जो है यानी कि इसके एंड्स के ऊपर क्या होगा, आपका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं जिसको हम लोग, जिसको वोल्टेज भी कहते हैं, और उसकी वजह से इसके अंदर कुछ करंट बहेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक फिक्स कंडक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी लेंथ तो चेंज होने वाली नहीं है और इसका एरिया भी चेंज होने वाला नहीं है, विच मीन्स ये जो दोनों हैं कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, याद रखना जैसे ही आप लोग कंडक्टर चेंज करते हो, मतलब सैंपल चेंज करते हो, हम लोगों ने सैंपल ले रखा है, अगर सैंपल आप लोगों ने चेंज कर दिया, कोई बड़ा ले लिया या छोटा ले लिया, तो लेंथ और एरिया बदल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको फिक्स मान के चलते हैं तो ये दोनों के दोनों कांस्टेंट रहेंगे। इसके बाद आप लोग बात करें इस n की, तो n हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर डेंसिटी के अंदर। ठीक है, इस पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर अगर छोटा सा एरिया में मान लूँ या छोटी सी डेंसिटी मान लूँ तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो n होंगे। अब ये कब चेंज हो सकता है? ये तब चेंज हो सकता है जब आप मटेरियल चेंज कर दो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कॉपर पड़ा है तो इसके अंदर पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ फिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं इसकी जगह पर कोबाल्ट ले आता हूँ, निकल ले आता हूँ, या फेरस ले आता हूँ, या फिर प्लास्टिक ले आता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये तब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक कि आप लोग मटेरियल को चेंज ना कर दो। तो मटेरियल अगर आपका फिक्स है तो इसका मतलब ये n भी कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से अगला जो है, मान लेते हैं कि इस टॉर्क की बात कर लेते हैं। ये
टाइम होता है, एक रिलैक्सेशन टाइम होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन ये तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक आप उस मटेरियल का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो। मान लो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर मैंने एक कंडक्टर रखा हुआ है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, एक कांस्टेंट टाइम पीरियड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे। अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो चेंज आएगा इस टॉर्क के अंदर, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को घटा दोगे तो भी चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो ये टॉर्क भी कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि इसके कांस्टेंट रहने के लिए टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ई की, अब हमें पता है कि जो ई है वो पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आने वाला चार्ज है, तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, वो एक कांस्टेंट है। इसी तरीके से जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब L कांस्टेंट, m कांस्टेंट, n कांस्टेंट, E कांस्टेंट, A कांस्टेंट और टॉ कांस्टेंट, मतलब ये पूरा का पूरा जो आपका फॉर्मूला है वो कांस्टेंट है। लेकिन कब कांस्टेंट है? दो चीजें याद रखना, एक आपको ये जो सैंपल साइज है, मतलब इसका साइज नहीं चेंज करना है, कंडक्टर वैसे का वैसा रखना है। दूसरा, इसका मटेरियल चेंज नहीं करना है। तीसरा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर ये तीन चीजें आप लोग करते हो तभी ये फॉर्मूला जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, और ये V इक्वल्स टू में I के बराबर है। इसका मतलब ओम्स लॉ V इक्वल्स टू में I इक्वल्स टू में कांस्टेंट प्रूव हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है उसका जो स्टेटमेंट होता है उसमें लिखा होता है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का कांस्टेंट होना जरूरी है, जैसे कि लेंथ, एरिया, ठीक है, टेम्परेचर, मटेरियल। अगर ये चीजें नहीं है तो ओम्स लॉ फेल हो जाएगा, लिमिटेशन आ जाएगी उसकी, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि सर्दियों के अंदर भी हमारी वायर्स बाहर लगी होती हैं, गर्मियों के अंदर भी लगी होती हैं, लेकिन सर्दियों और गर्मियों के अंदर यानी कि विंटर्स और समर्स के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी जो है वो चेंज होता है। हमें पता है कि अगर जो हीट है बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होंगे, मतलब उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो करंट जो है वो अच्छी तरीके से बहेगा। तभी हम लोग कहते हैं कि जो हीट की वजह से क्या होता है, गुड कंडक्टर बनता है। वहीं जो विंटर्स होती हैं उसके अंदर टेम्परेचर कम होता जाता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है और इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी कमी आती है। हालांकि इतनी नहीं आती, क्योंकि टेम्परेचर चेंज इतना नहीं होता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री का हो सकता है, और इतने टेम्परेचर चेंज से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज अगर बहुत ज़्यादा 100 डिग्री का हो जाए तब फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ओम्स लॉ के अंदर ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हमें फिक्स रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, तभी वो काम करेगा, नहीं तो उसकी लिमिटेशंस आ जाएंगी। तो आई होप आपको प्रैक्टिकली अब समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मेटल के अंदर या फिर किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कैसे क्रिएट होते हैं, मतलब कैसे फ्री होते हैं किसी भी एटम के अंदर से, वो अपने आसपास की सराउंडिंग की जो हीट है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और हीट ऑब्जर्व करने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर थर्मल वेलोसिटी जो है बढ़ती जाती है, और वो अपने एटम से बाहर निकल के इधर उधर कॉलिजन करने लगते हैं, इधर उधर जो है स्ट्राइक करने लगते हैं। हमें मालूम है इस बात के बारे में, ठीक है। तो ये सब होता क्यों है? ये सब हीट एनर्जी की मदद से होता है जो कि उन्हें नेचर से मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि ये तो एक टेम्परेचर है जिसकी वजह से इसको जो है थर्मल वेलोसिटी मिल जाती है और ये अपने एटम से बाहर निकल जाता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। मतलब अगर इसको ज़रूरत से ज़्यादा हीट दी जाए, ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो उल्टा असर भी पड़ सकता है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, हमें पता है किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होती है, कंडक्टेंस होती है, कंडक्टिविटी होती है। तो टेम्परेचर का उनके ऊपर जो है एक उल्टा ही असर पड़ जाता है, और उसी असर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे कि हम लोग कहेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, खास करके मेटल्स के ऊपर। आज हम लोग मेटल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, हमें मालूम है कि किसी भी मेटल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो थर्मल वेलोसिटी के साथ इधर उधर जाते रहते हैं, ठीक है। ये सब होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से, नॉर्मल नेचुरल टेम्परेचर की वजह से। लेकिन जैसे ही आप इसको एक्स्ट्रा हीट देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हीट दोगे, तो होगा क्या? होगा ये कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उस हीट को जो है अब्जॉर्व कर लेंगे, और जब ये लोग अब्जॉर्व करेंगे तो उनके अंदर जो है एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी। अब आपको पता है कि फिजिक्स में किसी भी पार्टिकल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आती है तो वो मोशन ही करता है, एनर्जी ही जो है वो मोशन का एक कारण है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इनकी जो थर्मल वेलोसिटी यानी कि इधर से उधर जाने की जो इनकी वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो अब ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए कि 2 सेकंड में जा रहा था, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो अब ये 1 सेकंड में या फिर आधे सेकंड में वहाँ तक पहुँच जाए,
तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो घट गया। कौन सा टाइम घट गया? रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोगों ने टॉक कहा था पिछली वीडियो के अंदर, अगर आपको याद हो तो टॉक घट गया। आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? vd इज इक्वल्स टू में स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में m मल्टीप्लाई बाय टॉ। अगर टॉ घट गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी घट जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होती है कि जब भी किसी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव आयंस की तरफ जो है जाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी कुछ वेलोसिटी होती है, तो वो वेलोसिटी घट जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर टॉ की वैल्यू घट गई है तो vd की वैल्यू भी घट जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर घट गई तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट है वो भी घट जाएगा, क्योंकि जो करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल्स टू में NEAVD। अगर vd नीचे गया मतलब vd घट गई तो जो करंट है वो भी घट जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू में V अपॉन में I, ओम्स लॉ से। अगर I घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर देने की वजह से क्या हुआ? रेजिस्टेंस बढ़ गया। ये बात हमें समझ में आ गई। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू में रॉ L अपॉन में A, जहां पे रॉ क्या चीज है? रेजिस्टिविटी है। तो इसका मतलब अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा यानी कि बढ़ेगा तो ये रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होता है? पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, पर्टिकुलर एरिया का रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब होता है करंट का कम हो जाना। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट जो है वो घट जाएगा। अभी तक हम लोग कह रहे थे कि अगर इसको हाई टेम्परेचर मिलेगा, हीट मिलेगी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे और इसकी वजह से क्या होगा? करंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बहेगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाने पर भी ऐसा होता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है और करंट जो है वो घट जाता है। जैसा कि मैंने कहा था कि उल्टा असर पड़ जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ गई और करंट घट गया। अब सवाल ये उठता है कि कितना घट गया, या फिर जो रेजिस्टिविटी बढ़ी है या फिर जो रेजिस्टेंस बढ़ा है वो कितना बढ़ गया, उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए उसके लिए भी एक यूनिट बनी हुई है। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल है, उस मेटल के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो पहले से 1 ओम है, यानी कि सिंपल जो स्टेट के अंदर है उसके अंदर 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने इसके अंदर कुछ टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब पहले कुछ टेम्परेचर था फिर अब मैंने कुछ टेम्परेचर बढ़ाया, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू में मान के चलते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है मैंने इसके अंदर इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो इस इंक्रीमेंट की वजह से मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ये रेजिस्टेंस कुछ तो बढ़ा होगा, तो उस इंक्रीमेंट जो हुआ है रेजिस्टेंस के अंदर उसको हम लोग लिखेंगे अल्फा से, यानी कि जो इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू में अल्फा, और इस अल्फा को ही आप लोग कहेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक जो पहले से आपके सामने मेटल पड़ा है उसका पहले से जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है। जैसे ही हम लोगों ने 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही इस रेजिस्टेंस के अंदर कुछ बढ़ाव आया होगा, यानी कि बदलाव आया होगा, तो वो जितना बड़ा होगा उसको हम लोग अल्फा से लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज करने पर जो आपका रेजिस्टेंस रहा होगा वो अल्फा रहा होगा। जैसे ही 1 डिग्री आप बढ़ाओगे तो अल्फा हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ तो हमें पता है 1 डिग्री बढ़ा है, अब मैं डेल्टा टी बढ़ा देता हूँ, मतलब कितना भी टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, तब कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा? तब बढ़ेगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। मतलब जो अल्फा होगा उसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रेजिस्टेंस बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए कि 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा है, यानी कि उस 1 ओम का इंक्रीज होने पर इतना टेम्परेचर आया है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो अगर हम लोग R ओम इंक्रीज कर दें तो कितना टेम्परेचर होगा? R मल्टीप्लाई बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। समझ रहे हैं आप लोग मैंने क्या किया? भाई मैंने कहा कि 1 डिग्री जब आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा अल्फा। फिर अगर आप लोग डेल्टा टी डिग्री बढ़ाओगे, मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो 1 ओम के रेजिस्टेंस पर इतना टेम्परेचर है, तो अगर मान लो कि मैं R ओम कर देता हूं तो टेम्परेचर इतना होना चाहिए ना। ठीक है, ये हमारे सामने निकल के आ गया। तो अब हमें ये देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कितना बदलाव आया रेजिस्टेंस के अंदर। तो आप लोग लिख सकते हैं आर टी, ये टेम्परेचर का टी है, इज इक्वल्स टू में इनिशियल जो आपका आर था, रेजिस्टेंस था, प्लस ये वाला आर आई अल्फा डेल्टा टी, इन दोनों को जोड़ दीजिए। भाई इनिशियल में कुछ रहा होगा, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये रहा होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर टी इज इक्वल्स टू में आर आई जो है वो कॉमन आ जाएगा, यानी कि इनिशियल वाला, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस निकालते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है कि किसी भी मेटल के अंदर जब आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर देते हो तो जो कॉलिजन्स हैं वो मोर फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं। आपको पता है पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन कर रहा है, लेकिन होगा क्या कि अगर वो फास्ट मोशन करेगा और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आके उससे टकरा गया तो उसकी जो वेलोसिटी है वो तुरंत जीरो हो जाएगी। जैसे अगर एक रास्ते से जा रहा है और दूसरा आगे टकरा गया तो हुआ क्या कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो जीरो वेलोसिटी की वजह से फिर से दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी वेलोसिटी, उसकी वजह से उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट गई तो करंट घट गया, करंट घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और उस रेजिस्टेंस को आप लोग इस फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इस फॉर्मूला से, ऊपर वाले फॉर्मूला से आप अल्फा की यानी कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि होगी अल्फा इज इक्वल्स टू में आर टी माइनस आर आई अपॉन में आर आई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये निकाल सकते हो इस तरीके से। तो आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने ये सीखा कि जैसे ही आप लोग किसी मेटल को आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर देते हो तो उसके अंदर कॉलिजन्स बढ़ते हैं, मोर फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, उसकी वजह से उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है, करंट घटता है, करंट घटता है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। हमेशा हम लोग यही कहते आए हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से करंट बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद ये जो है उल्टा असर करता है। ठीक है, सो आई होप आपको मेटल्स के अंदर समझ में आया होगा। आगे और भी कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल होते हैं जिसे हम अलॉय कहते हैं, यहाँ पे 2 मेटल्स या 3 मेटल्स को हम लोग मिलाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है टेम्परेचर का, वो हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, कंफ्यूजिंग लगता है आपको, सो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।